Fine. So let's start today. I have received a few questions also, interesting questions, and I understand that those are the serious concerns for the parents. उसके पहले हम अभी एक और वीडियो देखेंगे. छोटा सा है, आधे मिनट का या 1 मिनट का, 1 मिनट का भी नहीं है, आधे मिनट का है शायद. And we will have discussion on that video and then we'll continue. Will that be okay, Aparna? Yes, Ratna, go ahead. Yeah. Okay, thank you. कोण ऐकवतंय गोष्ट? कोण वाचतंय गोष्ट? तू वाचते? किंवा असं नाही करू बाबड्या. हं? असं राग नाही आणायचा. चला वाचा, दोघी मिळून वाचा. दोघी मिळून वाचा. इवा तू सांग गोष्ट बेटा. ईधा और ईवा दो सिस्टर्स है छोटी, और उसके पिताजी बोल रहे हैं कि चलो कौन पढ़ेगा, पुस्तक कौन पढ़ेगा, स्टोरी कौन पढ़ेगा. जस्ट 3 साल की बेटियां हैं. और ईवा के हाथ में बुक है. ईधा ने वो ऐसे धीरे से अपने हाथ में लिया और वो बोली कि मैं पढ़ूंगी. और फिर ईवा ने क्या किया, शांत थी वो, एकदम प्लेन चेहरा था. ईवा ने बुक ले लिया, फिर ईवा ने एक चाटा लगाया ईधा के मुंह पे, क्योंकि उसने बुक आराम से ले लिया था और बोला कि मैं पढ़ूंगी. सो मे बी ईवा वांटेड टू रीड. फिर पिताजी बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं करना है बेटा, इतना गुस्सा अच्छा नहीं, इट्स ओके, चलो कोई तो पढ़ो अब. इतना सा ही वीडियो है. तो अभी ये समय हम क्या कर सकते हैं ऐसे टाइम पे, जब एक अपना बेटा या बेटी गुस्सा हो रहा है अचानक, अनएक्सपेक्टेडली, और डायरेक्टली मार रहा है. तो व्हाट शुड वी डू, हाउ कैन यू हैंडल इट, हाउ शुड वी हैंडल इट? आप क्या करेंगे? आई अंडरस्टैंड, बच्चे जब गुस्सा होते हैं तो जरूरी नहीं है कि अभी जो हुआ है उसके कारण गुस्सा हुए हैं. हो सकता है 10 मिनट पहले कुछ वाकया हुआ है जिसका गुस्सा वो अब निकाले हैं. सही बात है. आई अंडरस्टैंड दैट. राइट. हो सकता है कि बेबी ए जो गुस्सा कर रही है बेबी बी पर, इट्स बिकॉज कुछ हुआ पहले और अभी उसको एक मौका मिल गया उस किताब के कारण और उसने लगा दिया बात. कोई कारण नहीं था, अभी जो इंसिडेंट था वो कारण नहीं था, लेकिन शी गॉट ए चांस टू रिस्पॉन्ड नाउ. यस, दैट कैन बी रीजन कि वो अब गुस्सा निकाल रही है. कारण तो पहले ही हो चुका है, लेकिन अभी तो वो चांस मिला और उसने वो गुस्सा निकाला. और कुछ भी कारण हो सकता है कि उसको गुस्सा आया ही क्योंकि उसको ही पढ़ना था, बस मुझे पढ़ना था, दैट्स ऑल. पहला को कोई झगड़ा नहीं, हम अच्छे से खेल रहे थे और अचानक ये इसने मेरे हाथ से पुस्तक छीन लिया तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आई वांट टू रीड, दैट्स ऑल. उससे भी गुस्सा आ सकता है, मेरे मन जैसा नहीं हुआ इसलिए मुझे गुस्सा आया और आई रिएक्टेड. ऐसा होता है अपने बच्चों के साथ, हमारे साथ भी होता है. बच्चों का क्या, मेरे मन जैसा नहीं हुआ सो आई रिएक्टेड. तो अभी इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करते हैं हम एज अ पेरेंट, हाउ विल यू हैंडल? इस वीडियो में बाबा ने बोला कि ऐसा नहीं करना बेटा, क्यों गुस्सा हो रहे हो, नहीं गुस्सा होना, राइट. शांति से समझाया, उसके ऊपर और गुस्सा नहीं हुए, which is the right way. But what else can we do? Can anyone think of it? I suppose as role models, बच्चे हम लोगों को देखकर ही सीखते हैं कि फैमिली में जब ऐसा कुछ इशू आता है तो this is how a parent responded. तो मे बी हम लोग अपने आप को कहीं सुधारें कि जब इस तरह का कुछ इशू हो तो हम कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं, बच्चे कहीं वो भी सीख रहे हैं. So again, we are रत्ना. Yes, Anand. हॅलो. हा, मला एक शेअर करायचं आहे. म्हणजे मला ऍक्च्युअली माहिती नाही आहे तुझ्या प्रश्नाचं उत्तर की एक्झॅक्ट वे कसा असावा, पण हा माझा स्वतःचाही एक प्रश्न होता की ठीक आहे मारायचं नाही, पण मला तर राग आलेला आहे, सो मग मी काय करू, म्हणजे एक्सप्रेस कसं करू मी? कारण एक्सप्रेस तर मी करणार,
कारण मला राग आलाय आणि आय एम राईट इन माय वे, म्हणजे माझ्यासाठी मी बरोबर आहे. तर तिचं काही असेल किंवा त्याचं काही असेल, माझ्यासाठी मी बरोबर आहे, तर मग मी कसं एक्सप्रेस करावं, हा माझा स्वतःचा प्रश्न राहिलाय. त्याच्यामुळे मला याच्यात आयडियल असं काही नाही वाटत किंवा मला नकोय आयडियल, रादर मला आता योग्य काय ते हवंय. सो हा ऍक्च्युली म्हणजे मला असं वाटतं की हो ओके येणारच आहे, फक्त त्याच्यासाठी योग्य पाहिजे मला काहीतरी मार्ग. सो मी पण शोधतेय ते. ओके ओके. कैन यू आस्क कि गुस्सा क्यों आ रहा है, क्यों, क्या लगा, क्या हुआ, इंस्टेड ऑफ टेलिंग कि गुस्सा मत करना. ये तो नॉर्मली है. नॉर्मली अनघा प्लीज म्यूट करेंगे वीडियो प्लीज. ऑडियो सॉरी. गुस्सा मत करना ये सिखाना तो हमारी आदत होती है हमेशा. बट इंस्टेड ऑफ दैट कैन वी आस्क कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, बताओ कि ऐसे नहीं क्या हुआ बोलो, क्यों गुस्सा हो रही हो. अगेन हम भी वो डरा कर ही पूछ रहे हैं तो वो आंसर नहीं आएगा. हम शांति से पूछेंगे, सच में फ्रेंडली पूछेंगे, सच में हमें जवाब चाहिए इसलिए पूछेंगे, तो मे बी बच्चे खुल के बोल सकते हैं उसने क्यों लिया, मुझे ऐसा चाहिए था, उसने ऐसा किया. तो उसके ऊपर डिस्कशन पे आना और बच्चों के मन की बातें बाहर लाना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. चाहे उस वक्त पॉसिबल ना हो, लेकिन बाद में भी वो हो सकता है कि आज सुबह ना ऐसे ऐसे हुआ और मुझे लगा कि थोड़ा सा तुम गुस्सा हो गई थी. बता सकती हो क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है, मैं कुछ मदद कर सकती हूँ, इस तरीके से. ना कि हम कुछ डायरेक्टली बोले कि ये बिहेवियर करेक्ट है, ये बिहेवियर रॉन्ग है. हर एक बिहेवियर के पीछे कुछ ना कुछ इमोशन है. वो गुस्सा ये इमोशन तो दिख रही है, और उसके पीछे कुछ तो विचार है उनके मन के अंदर, कुछ तो फिक्स विचार है. उन विचारों को हमें समझ के लेना है. इसलिए डायलॉग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आपका जो भी सवाल हो, कोई भी इन फैक्ट आई वुड से कोई भी रिलेशन में, बच्चों के रिलेशन में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उनके साथ डायलॉग करना. हॅलो जाना. हॅलो. येस वैशाली. हा, मलाही तेच विचारायचं होतं की माझाही मुलगा आहे 5.25 वर्षाचा, पण त्यालाही खूप राग येतो. म्हणजे इतर वेळेला नाही, तो नॉर्मल, इतर वेळेला त्याचं वागणं जर बघितलं ना, समजावून सांगितलं ऐकतो, सगळं एकदम गुड अँड बेस्ट आहे. पण त्याला आहे ना, तो जो राग आहे ना, तो एक मिनिट सुद्धा नाही, त्याच्यापेक्षा कमी वेळ राहतो. पण त्यावेळेला जर राग आला ना, तर जी वस्तू असेल ना ती फेकतो. मग ते लहान मोठं काही असो, पण मग तो त्यावेळेला खूप हायपर होतो. त्याच्यानंतर त्याला कळतं की त्याचं चुकलंय म्हणून, तो सॉरी म्हणतो. पण त्या मोमेंटला ती गोष्ट होऊन जाते ना, मग त्याला तो रागच कंट्रोल होत नाही. त्याच्यासाठी खूप गोष्टी केल्या, पण तो त्याला राग काही कमी, तो स्वतः त्याला समजावून सांगितलं ना की तो म्हणतो पण मी आता परत असं करणार नाही, चुकलं माझं, सगळं कळतं त्याला बोललेलं, आणि तोही सांगतो. पण त्या मोमेंटला त्याला ते सहनच होत नाही. आणि कसं आहे, आता ठीक आहे आपण घरात माहिती आपल्याला म्हणून आपण म्हणत नाही, पण तो ज्या वेळेला बाहेर जातो, आता तो स्कूलमध्ये जातो किंवा मोठा माणूस कसा आहे गमतीने सहज, तो करतो सगळ्यांची टिंगल ना, मग इझिली कोणीही त्याची सहज टिंगल करतो, मग तो रिॲक्ट होतो. मग ते मोठा असेल तरी हात उघडतो किंवा हे होतो. मग त्यावेळेला प्रतीक्षित क्रिया म्हणून आपलीही होते ना. म्हणजे बऱ्याचदा त्याला कंट्रोल करून मी समजावूनच सांगते. पण मग खूप जर जास्त असतील, आता आजी आजोबा असतात किंवा हे असतात, मग त्यांच्यावर हात वगैरे उघडला म्हणजे मग ती त्याची सवय कदाचित तशीच राहील ना, मग तो पटकन मारलं तर ते चुकीचं हे त्यालाही कळतं. तो मोमेंट निघून गेला ना की तो स्वतः जाऊन सॉरी म्हणतो, मी असं करायला नको होतं, सगळं होतं. पण ते रागच त्याचा कसा कमी करावा काही कळत नाहीये. कारण मग तो त्या क्षणात काहीही करतो. मग एखाद्या वेळेला कसं आहे, ढकलून देतो किंवा वस्तू फेकून देतो, काहीही, म्हणजे बरं कंट्रोलच नाही करू शकत आहे. तर काय करावं तेच कळत नाही. तो स्वतःही म्हणतो आई मला राग सहन नाही होत, पण मग आता त्याला कसं सांगावं तेच मला. ओके ओके. एकतर ना मुलांच्या बाबतीत पहिले डेफिशियन्सीज काही आहेत का ते बघायला पाहिजे बायोलॉजिकली. इफ दे हॅव एनी डेफिशियन्सीज, सगळे व्हिटॅमिन्स आणि मिनरल्स आणि जे काही न्यूट्रिएंट्स जायला पाहिजेत ते पहिल्या मुलांमध्ये सगळी आहेत ना, हे पहिलं तपासून घ्यायला पाहिजे. तब्येत त्यांची व्यवस्थित आहे ना, हे बेसिक कारण आहेत. म्हणजे कुठल्याही ग्रोथच्या टप्प्यामध्ये पहिल्यांदा फिजिकल हेल्थ इज इम्पॉर्टंट.
त्यामुळे ते पहिल्यांदा बघितलं पाहिजे. आणि पुन्हा मी तेच सांगत होते मगाशी की डायलॉग करणं की असं का होतं, मग तुला काय वाटतं, मग आता पुढच्या वेळेला आपण प्रॅक्टिस करूयात का, की यू कैन प्रैक्टिस विद योर चाइल्ड कि हम ऐसा एक प्ले करते हैं, नाटक करते हैं कि मैंने कुछ तुम्हारे मन के अगेंस्ट किया और तुम्हें गुस्सा आ गया, देन हाउ विल यू बिहेव. तो ये जो एक ड्रामा थेरेपी जिसको बोल सकते हैं हम, या फिर ड्रामा करके उनके साथ मॉक सेशन जैसा लेना और उनको प्रैक्टिस करवाना कि अगर गुस्सा आया तो व्हाट विल आई डू. एंड अगेन अगर आप सिखाने जाओगे ना कि तुम ये ऐसा करो, तुम वैसा करो, नो, लेट देम थिंक, let them come up with solution, let them try and implement it, let them experiment it. और कितने भी छोटे बच्चे हैं उनको समझ में आता है, they can think. 2-3 साल के बाद आप उनके साथ डायलॉग करके उनको विचारों को और मोटिवेट कर सकते हैं. सिखाना टाल दो, उनको उनसे बुलवाओ, उन्होंने बोलना चाहिए, उनको क्यों पूछो, उनको कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पूछो कि तुम्हारे अलावा अगर मैं वहां होती और मैंने ऐसे किया तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या होगा, मैंने कैसे रिएक्ट होना चाहिए. डायलॉग के तौर पे, ऐसे नहीं सिखाने की वजह से, सिखाने के लिए नहीं. ओके, हमारे मैंने जो अभी कुछ पॉइंट्स निकाले हैं उसमें देखते हैं कि आपके कौन से सवालों के आंसर्स मिल जाते हैं. कुछ चीजें हैं जो हम अननोइंगली, अनइंटेंशनली कर देते हैं जिसकी वजह से नुकसान होता है, और वो मे बी लॉन्ग टर्म का नुकसान हो सकता है. तो वो कौन सी चीजें हैं वो हम देखते हैं. Can you see the video or the PPT? Yes. Okay. So जैसे कि पहली बात, नाही, मला नाही दिसत आहे. दिसेल वेळ लागेल कदाचित मोबाईलवर. कॅन अदर्स सी PPT? यस. ओके. लेबलिंग, ये बात हम अननोइंगली बहुत ज्यादा करते हो. आप करते हो मतलब हम सभी करते हैं. आपने तारे जमीन पर मूवी देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो यू मस्ट वॉच इट. उसमें बहुत सारी सीख मिल जाती है एज अ पेरेंट, हाउ वी शुड बी. उसमें जो लिखा है डम डफर ऐसा उसमें मूवी में दिखाते हैं, लेकिन हमारे मुंह से बहुत बार ऐसे वाले लेबल्स, गाली नहीं बोलूंगी मैं, लेकिन लेबल्स दिए जाते हैं कि ये ना गुस्से वाला ही है, इसको ना हमेशा गुस्सा आता है. या फिर मेरे एक क्लाइंट थे, उन्होंने वो हमेशा अपने बेटे को ये ना शंकर भगवान जैसा है, उसको कब गुस्सा आएगा और तांडव शुरू करेगा वो नृत्य पता नहीं चलता, तो उसके सामने ही उसको शंकर बोलते थे. तो उसको तो दिमाग में फिट हो गया, ओके मैं गुस्से वाला हूं. ये फिट हो जाता है दिमाग में जब हम ऐसे कुछ एडजेक्टिव्स जोड़ देते हैं अपने बच्चों के लिए. लेजी है, लेजी बॉय, बैड बॉय. डायरेक्टली ये वर्तन कुछ भी करे तो वर्तन को आप बोलो, उस बच्चे को ही बैड बॉय नहीं बोलना है हमने. दैट्स अ बैड बिहेवियर. अभी जो किया वो ठीक था क्या? अगेन आई वुड इंसिस्ट दैट यू शुड आस्क देम हाउ डिड यू फील अबाउट योर ओन बिहेवियर, ना कि तुमने ये गलत किया. उनको भी पता होता है कि ये गलत है. जैसे अभी ये मैम बोल रही थी कि बच्चे को पता है कि बाद में उसको समझ में आता है कि ये मैंने गलत किया. सो इट्स नॉट लाइक कि वो क्या कर रहे हैं उनको पता नहीं है, बट मेकिंग देम थिंक ऑन देयर ओन बिहेवियर इज इंपॉर्टेंट, और ना कि उनको लेबल लगाना. सुंदर है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट निगेटिव लेबलिंग, इवन पॉजिटिव लेबलिंग भी बहुत ज्यादा होता है. ये मेरी बेटी इतनी सुंदर है, तो उसको वो आ गया फिर दिमाग में, मैं सुंदर हूं, और फिर किसी ने नहीं बोला ना सुंदर, तो प्रॉब्लम है फिर बाद में. सो वी विल अवॉइड लेबलिंग. सेकंड इज पनिशमेंट्स. हम अगेन हमारा इंटेंशन अच्छा ही होता है कि पनिशमेंट करेंगे तो वो सुधर जाएगा, उसके भले के लिए मैं ये कर रही हूं, ये सब हमारे दिमाग में होता है. आई अंडरस्टैंड दैट. कुछ लोग खाने के लिए नहीं देंगे, मारेंगे, बंद रखेंगे कमरे में, ये सब अटैक्स है उनके ऊपर. उनके लिए वो ट्रॉमा हो सकता है,
और बार बार ये चीजें होने लगी, चिल्लाना बच्चों के ऊपर बार बार ये होने लगा, तो आफ्टर अ पीरियड वो इमोशंस भी उनके ड्राई हो जाएंगे, फिर उनको कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। आप कितना भी डांटो कुछ नहीं फर्क पड़ता, हमेशा ही डांटती है माँ, उसमें क्या है, फिर उसकी कोई कीमत नहीं रही, तो फिर मजा नहीं है और उस पनिशमेंट का कोई फायदा ही नहीं। सो अवॉइड पनिशमेंट्स, यू कैन डिस्कस एंड डिसाइड कि तुमने अगर ये नहीं किया तो व्हाट शुड आई डू देन, टेल मी, तुम अभी बताओ कि अगर तुमने बोला था कि मैं खेलने के बाद 1 घंटा मैं होमवर्क करूंगा, और अगर नहीं किया तो मैं क्या करूं या फिर क्या होगा, तुम ही बताओ। फिर लेट हिम टेल कि मैंने क्या करना चाहिए। सो पनिशमेंट जितना हम देंगे ना, उतना वो जैसे कि लाच देके कुछ काम करवाना है ना, उसमें मजा नहीं है। उनके मन से उनको लगना चाहिए कि ये सही है ये गलत है। और ये कब लगेगा? डिस्कशन से। डिमांड्स, हम बहुत डिमांड्स करते हैं, मतलब ऐसा ही होना चाहिए, खाना खाते वक्त ये अच्छे से ही खाना चाहिए, हाथ खराब नहीं होना चाहिए, स्कूल से आने के बाद एकदम पंक्चुअल, नॉट पंक्चुअल, मेटिकुलस होने चाहिए बच्चे, और अपने अपने जगह पे सब चीजें रखनी चाहिए। सब आई अंडरस्टैंड कि एक्सपेक्टेशंस होनी ही चाहिए, नहीं तो उनको वो डिसिप्लिन लगेगा नहीं। इसलिए वो बताना जरूरी है, वो आदतें डालना बहुत जरूरी है। लेकिन जब उसमें मस्ट आता है ना, ये नहीं किया ना तुमने, ये जो आता है ना डिमांडिंग, और उसकी वजह से फिर अगेन पनिशमेंट पे जाते हैं, या फिर डिस्टर्बिंग डायलॉग्स शुरू होते हैं। सो वो डिमांड्स नहीं, वो एक्सपेक्टेशंस रखो। कभी कभी इरैशनल एक्सपेक्टेशंस है कि इतना आइडियल होना चाहिए मेरा बच्चा, थोड़ा इधर उधर हुआ तो हमें डर लगने लगता है कि अरे बाप रे, ये तो लाइफ टाइम के लिए नहीं, इसमें आ गया ये गुण। ऐसा नहीं होता है। दीज आर द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। कभी झूठ बोल सकता है, इट इज पॉसिबल कि कभी बच्चे ने झूठ बोला, तो अगेन उसके ऊपर बात करना जरूरी है। झूठ बोलना गलत है ये मालूम है उनको, या फिर कभी कभी बच्चों को वो मालूम नहीं होता कि ये झूठ बोल रहे हैं, उनको लगता है कि हम कुछ इमेजिन कर रहे हैं, और उसको बहुत एकदम फैंटेसी में चले जाते हैं और कुछ बोलने लगते हैं। तो उसके ऊपर बात करना आवश्यक है। डिमांड करेंगे ऐसा ही होना चाहिए, यू मस्ट डू दैट, ये वाला स्टाइल अगर हमने अपनाया तो बच्चे हमसे डरेंगे, शायद उस वक्त के लिए बिहेवियर अच्छा दिखाएंगे, बट यू नेवर नो कि वो उनके आदत में आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। अग्रेशन, अगेन स्क्रीमिंग, हार्श बॉडी लैंग्वेज हमारे से ही हो जाता है। कभी कभी किसी और जगह का गुस्सा उनके ऊपर निकल आता है, कभी कभी छोटी बात उसने गलत की है लेकिन हम बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं। वो सब चिल्लाना या फिर मारना, या फिर फेस पे भी हमारे कभी कभी एक्सप्रेशंस आ जाते हैं जिससे डर लग सकता है बच्चों को। फिर एक बार डर बैठा ना, तो लास्ट टाइम जैसे किसी ने बोला था कि वो अब मेरे से बात खुल के नहीं करती, तो ये एक बार हो चुका तो फिर उसको सुधारना बहुत मुश्किल रहता है। सो कंट्रोल योर एग्रेशन, शांति से ही बात करना जरूरी है। नैगिंग, रिपीटेड इंस्ट्रक्शंस, ये करो, ये नहीं किया, वो करो, बार वो बोलते रहना, इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। उनको पता है, अगेन आई वुड रिपीट, कि उनको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। याद दिलाना अलग बात है, लेकिन पीछे पड़ना दूसरी बात है। अब ये सब चीजें ना मैं हमेशा बोलती हूँ कि बच्चे भी एक व्यक्ति ही है, लेकिन वो छोटी व्यक्ति है, हम बड़ी व्यक्ति है, इतना ही फर्क है। तो हमें जो भी सब इमोशंस आते हैं वही इमोशंस बच्चों को भी आते हैं। हमें ईगो होता है, उनको भी ईगो होता है। हमें बोरिंग हो सकता है, कोई बार बार कुछ बता रहा है, बच्चों को भी होता है। सो जस्ट कीप दैट इन माइंड कि वो भी हमारे जैसे ही एक व्यक्ति है, ह्यूमन बीइंग है, लेकिन वो छोटे हैं अभी, इतना ही फर्क है। कभी कभी ये उल्टी बात होती है कि एब्सोल्युटली रूल्स नहीं होते घर में, कि रूल से नहीं क्या बच्चे हैं ना, उनको क्या रूल्स दिलाना, वो अपने आप सीख जाते हैं। तो इतना दूसरे तरफ जाता है अप्रोच, कि उससे भी बच्चों को लगता है कि मेरे मन जैसा हो सकता है, उसमें क्या है। बच्चे ने गलत किया, बहुत गलत किया, जैसे अभी हमने देखा और बात भी सुनी कि
गुस्सा होता है तो कुछ फेंक देता है, तो फिर हाँ ना वो ऐसा करता है, मैं क्या करूं, कुछ कर ही नहीं सकती, पता नहीं कैसे होगा, ये सब उसके ही सामने हम अगर बात कर रहे हैं तो बच्चों को उसमें सुधारने के लिए कोई गाइडेंस नहीं मिल रहा है। उनको ये दिख रहा है कि माँ डर रही है, अब चलो ये अच्छा हथियार है मेरे पास, तो उनके सामने उनके बिहेवियर के बारे में हम बात नहीं करेंगे, स्पेशली अगर वो निगेटिव हो तो। और ये भी नहीं है कि चलता है, इट्स ओके, बाद में देखते हैं सुधर जाएंगे, ये नहीं होता। कुछ चीजें हैं कि जो उसी वक्त बोलना जरूरी है, डांटना नहीं बोल रही हूँ मैं, बोलना, उनके ध्यान में लाके देना ये जरूरी है। टू लीनियंट इज नॉट गोइंग टू वर्क। क्वारल्स एंड करेक्टिंग ईच अदर, इसका मतलब मुझे ये कहना है कि बच्चों के सामने घर के मेंबर्स, पेरेंट्स या फिर दादा दादी, जो भी घर में एल्डर्स है, काका है, जो भी है, वो एक दूसरे के साथ अगर झगड़ रहे किसी और चीज के लिए, बच्चों का कोई उसमें संबंध नहीं है, लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस या कुछ प्रॉब्लम्स अगर घर के अंदर है और झगड़ रहे हैं बच्चों के सामने, तो उनके मन में डर है, दे फील इनसिक्योर अगर बड़े लोग झगड़ा कर रहे हैं। या फिर मैं बच्चे को कुछ बोल रही हूँ और दूसरा मुझे करेक्ट कर रहा है की अगं असं काय बोलतेस तू, त्याला तो आत्ताच आलाय ना शाळेतनं, सच काइंड ऑफ थिंग्स, डोंट डू दैट प्लीज। जो भी आपको एक दूसरे को सजेशंस देने हैं बच्चों के लिए, बच्चों से रिलेटेड, वो अकेले में दे दो, बच्चों के सामने एक दूसरे को करेक्ट करने के लिए नहीं जाना, क्योंकि हम उस मेरे पार्टनर के लिए उसके मन में कम रिस्पेक्ट ला रही हूँ। फिर ऑफिस के काम बहुत होते हैं, पूरा दिन बिजी रहता हूँ, तो प्रायोरिटी नहीं है बच्चा मेरे। हमने हमारे लिए पैदा किया है बच्चों को, बच्चा प्रायोरिटी होना मस्ट है, उसको टाइम नहीं दे सकती, पैदा मैंने किया, इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा है तो यू नीड टू टेक अ ब्रेक एंड गिव अ थॉट ऑन दिस, कि एक्सेप्ट नहीं हो रहा है कि इतनी बड़ी, मुझे पहले पता नहीं था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी आती है बच्चा होने के बाद, और अगेन मेरा बच्चा तो रोता है या फिर चिड़चिड़ करने वाला है, उसको कैसा हैंडल करूं, तो उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना जरूरी है। आप परीक्षा में बैठे हैं तो पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो उसके लिए स्टडी ज्यादा करना पड़ेगा, इतना ही अप्रोच उसकी तरफ देखना जरूरी है। उनकी बहुत जरूरतें होती है, आपने उनके साथ रहने की, आपने उनको ध्यान देने की जरूरत होती है। सिर्फ साथ में वो उधर अपना अपना कुछ कर रहे हैं, हम उधर अपना अपना कुछ कर रहे हैं, ये भी ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि 24 घंटे आप उसी के सामने बात करते रहो या फिर खेलते रहो, ये बात नहीं बोल रही मैं, बट व्हेनेवर दे नीड, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उसको अभी मेरी जरूरत है, ये समझ में आने के लिए आपका ऑब्जर्वेशन बहुत होना चाहिए उसके लिए। सो यू नीड टू टेक टाइम आउट। बिकमिंग इमोशनल, हम फ्रस्ट्रेट हो जाता है या फिर हेल्पलेस फीलिंग आ जाता है, सो हम कभी रो रहे हैं, दुखी है, रेस्टलेस है, चिड़चिड़ है, एंजाइटी है, जो भी हमारी इमोशंस है वो अननोइंगली या फिर हमें भी पता नहीं चलता, लेकिन बच्चों तक पहुंच जाता है। सो उनके सामने जैसे कि बाहर के लोग आए अगर, तो व्हाट विल यू बी शो, कि हम नहीं दिखाएंगे अपना सैड फेस, कोई अपने घर में मेहमान आए हैं तो वी विल कैरी आवरसेल्व्स पॉजिटिवली, राइट। सो बच्चों के साथ भी ऐसा ही पेश आना बहुत जरूरी है। ट्राई टू कंट्रोल योर ओन इमोशंस। निग्लिजेंस, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि केयरलेसनेस बहुत हो जाता है ड्यू टू सम रीजंस, मे बी घर में ज्यादा लोग हैं तो भी ऐसा लगता है कि ये ध्यान रखेगा, ये ध्यान रखेगी, या फिर डे केयर सेंटर में डाला, 4 अच्छी चीजें घर में लाई, बच्चों को अच्छे अच्छे खिलौने लाए, अच्छे बढ़िया स्कूल में, बढ़िया का मतलब मुझे अगेन दैट्स अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन, लेकिन बढ़िया में स्कूल में डाला तो मेरा काम हो गया, दैट इज ऑल माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई हैव डन। इट्स नॉट लाइक दैट, यू कैनॉट बी कैजुअल टुवर्ड्स द रिलेशनशिप। ये सब तो काम करने थे, वो कर दिए, लेकिन अगेन उसको कुछ जरूरत है, वो पढ़ाई में कुछ कम कर रहा है या फिर स्कूल से कुछ कंप्लेंट आई है, तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। हाँ, हम फोन पे बात करते हैं, बच्चा बोल रहा है माँ माँ या फिर पापा देखो ना, सुनो ना,
और हाँ हाँ 2 मिनट ऐसे हम बहुत पेशेंस वगैरह रख के उसको बोलते रहते हैं। और कभी कभी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है तो बात अलग ही है, ऑफिस टाइम है तो बात अलग ही है, लेकिन घर में भी ऑफिस लेकर आते हैं, घर में भी बाहर के झमेले लेके आते हैं और उनके सामने उसी के बारे में उलझे हुए हैं। फिर बार बार माँ माँ हो रहा है तो अगेन वी विल डू द सेम थिंग कि क्या है, क्या बार बार माँ माँ बोल रही हो ना 2 मिनट के बाद, why so? अगर आपने 2 मिनट के बाद बोला है तो एग्जैक्टली 2 मिनट के बाद यू नीड टू अटेंड। लास्ट टाइम जैसे किसी ने बोला था कि इफ यू हैव गिवन एनी प्रॉमिस डू इट, कंप्लीट इट। अभी ये पेरेंटिंग स्टाइल्स है, आपको दिख रहे होंगे, एक चित्र है उसमें अलग अलग टाइप के पेरेंट्स दिख रहे हैं, ये अलग पैटर्न है, ये अलग स्टाइल है, दिख रहा है आप सबको, ये अलग ही स्टाइल है और ये अलग स्टाइल है। ओके, तो ये क्या चीजें हैं, ये देखो इसमें क्या देख सकते हैं आप, पापा है, बच्चा है नीचे और ऐसे ही स्टैंडिंग पोजीशन में बच्चे से बात कर रहे हैं, उसके लेवल पे भी नहीं आने का उन्होंने प्रयास किया और शायद गुस्सा है वो, और बच्चा बस हाथ पीछे करके बस ही इज लिसनिंग एंड लिसनिंग। ओके, यहाँ क्या चित्र देख रहे हैं हम, डिस्कशन डिटेल में करेंगे हम बाद में, बट यहाँ चित्र क्या दिख रहा है आपको, पिक्चर, व्हाट इज द पिक्चर, बच्चे झगड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं एंड द मॉम इज फीलिंग हेल्पलेस। अब इसका मैं क्या करूं, इसमें मुझे पता नहीं है इसको कैसे हैंडल करना, ये वाली सिचुएशन को, शी इज हेल्पलेस। ओके, इस पिक्चर में क्या दिख रहा है, फादर इज बिजी इन वॉचिंग टीवी, बच्चा अपने आप खेल रहा है और कभी कभी हमें बहुत उसकी वजह से प्राउड भी फील करते कि वो अकेला खेलता है, कोई कंप्लेंट नहीं, यू नो। तो अच्छा है ये भी, लेकिन उसको दूसरों के साथ खेलने की भी आदत डालना बहुत जरूरी है। सो ये निग्लिजेंस है, ये इन्वॉल्वमेंट है नहीं बच्चे के साथ। जब टाइम मिलेगा ना मुझे, तब मैं बच्चों को देखूंगी, ये वाला एटीट्यूड है इधर। और ये जो दिख रहा है यहाँ पे, उसके साथ माँ बैठी है, उसके साथ बात कर रही है, शांति से बात कर रहे हैं। तो ये अलग अलग 4 पेरेंटिंग स्टाइल्स होती है, उसके बारे में हम बात करते हैं। मीनवाइल अभी तक मैंने जो बात की उसके ऊपर किसी को कुछ बोलना है तो प्लीज प्लीज। If anyone wants to say anything on these points, I hope everyone is understanding whatever is going on. क्योंकि किसी का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा मुझे, तो समजतंय रत्ना? you can hear and you can understand, right? Okay. So Ratna, my question is कि अभी हमने पेरेंटिंग स्टाइल्स देखे, पर क्या हम उसके बारे में थोड़ा कि कौन सा पेरेंटिंग स्टाइल हमें फॉलो करना चाहिए? यानी आई नो कुछ पेरेंटिंग स्टाइल हम बोल रहे हैं कि वो दिख ही रहा है कि ये पेरेंटिंग स्टाइल हमें नहीं यूज करना है, पर अगर मैं कर रही हूँ तो मुझे कैसे उसे चेंज करना है, क्या कोशिश करनी पड़ेगी, इस पे हम थोड़ा डेफिनेटली करेंगे। एक तो मुझे पहले अंडरस्टैंड करके लेना होगा कि मेरी पेरेंटिंग स्टाइल क्या है, मैं किस तरीके से बिहेव करती हूँ, वो मुझे सच में समझ के लेना होगा और उसको एक्सेप्ट करना होगा। हम बहुत बार डिफेंड करते हैं कि नहीं वो तो उस वक्त मैंने बोल दिया था ऐसा, एक्चुअली मैं हमेशा ऐसा नहीं करती, लेकिन कभी कभार हो जाता है, तो वो कभी कभार भी ना हो इसके लिए कुछ हम कर सकते हैं क्या? या फिर मुझे लगता है कि सम टाइम्स ओनली आई एम लाइक दैट, बट बच्चों के लिए वो बहुत टाइम हो सकता है, मतलब। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट दीज पेरेंटिंग स्टाइल्स आर, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड सेल्फ एंड एक्सेप्ट, एंड देन वी कैन अगेन। उसमें ये भी मैं बात बताऊंगी कि एक स्टाइल आपकी जो है उसकी वजह से बच्चों के ऊपर क्या असर होने वाला है और बच्चे कैसे बनेंगे।
ये भी उसमें हम बात करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि पेरेंटिंग स्टाइल्स तो हम 4 बता रहे हैं, देयर कुड बी अ मिक्सचर ऑफ स्टाइल्स इन वन पेरेंट, और देयर कैन बी माँ एक तरह की है, पापा अलग स्टाइल के हैं, तो आपको किस तरीके से बैलेंसिंग करना है वो आपको डिसाइड करना होगा। So I think रत्ना, यस उस टाइम तो ऐसे होता होगा ना कि पेरेंट्स बर्नआउट हो जाते हैं, या तो कुछ चीजें बैक ऑफ द माइंड रहती है, उनके फीलिंग्स बाहर आते हैं, वो बच्चों यानी बच्चों पे नहीं पर फैमिलीज में निकलते हैं। राइट, तो यानी कभी कभी ये रियलाइज होना जरूरी है क्या बच्चों को भी कि मम्मी पापा को भी टेंशन होता है, या तो उनको भी Absolutely. तकलीफ होती है, या हमेशा ही हम न्यूट्रल नहीं, बहुत गुड़ी गुड़ी सब कुछ चल रहा है, ये पॉसिबल भी नहीं है और जरूरत भी नहीं है। हाँ एग्जैक्ट। नहीं, दे शुड नो कि वो की सिचुएशन क्या है। अगर मैं टेंशन में हूँ, कुछ सीरियस, सच में सीरियस चल रहा है, तो दे नीड टू नो कि माँ टेंशन में है, अभी उसको डिस्टर्ब मैं नहीं कर सकता, लेकिन उसका भी लिमिट होना चाहिए। कब तक नहीं डिस्टर्ब कर सकता? 1 दिन 2 दिन, उससे ज्यादा कब देखेगी मेरी तरफ, कब बात करेंगे हम? सो यू कैन इन्वॉल्व योर चिल्ड्रन इन योर ओन कंसर्न्स, यू कैन डिस्कस विद देम, यू कैन हैव फ्रेंडली रिलेशंस विद देम। ऐसा नहीं कि पूरा डिटेल में बहुत सीरियस जो भी है वो मैटर बता दो, बट हल्का सा, थोड़ा सा क्वेश्चन हो सकता है, तो उसी से मैच्योरिटी भी आ जाएगी। हमेशा जो भी उन्होंने मांगा वो दे दिया और उनके लिए हैप्पी एटमॉस्फेयर हमेशा के लिए रखा, एट द कॉस्ट ऑफ ओन हेल्थ और ओन प्रॉब्लम्स, ये जरूरी नहीं है। ओके, सो अथॉरिटेरियन, दैट इज लाइक डिक्टेटरशिप, ये वाला एक पेरेंटिंग स्टाइल होता है जिसमें मैं करूं सो कायदा, ये वाला स्टाइल है। पेरेंट्स आर अनरिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिव नहीं होते, वो रिएक्टिव होते हैं। जो भी कुछ भी हो रहा है और मेरे मन जैसा नहीं हो रहा है तो भड़क जाते हैं और उसके ऊपर फाइटिंग हो जाती है। फिर घर के अंदर भी वो मे बी ये पर्सनालिटी के अंदर ही ऐसा होता है, और मे बी सिचुएशनल हो सकता है। Such kind of parents have strict rules in their homes. बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स है तो बच्चे उससे भी दूर भागने की कोशिश करते हैं, या फिर डर के मारे वो एक्सेप्ट करते हैं और करते रहते हैं, एंड देन देयर कुड बी सप्रेशन ऑफ इमोशंस ऑफ चिल्ड्रन। सो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट अगर है कोई घर में कोई, तो फिर उससे सप्रेशन ऑफ इमोशंस हो सकता है। हाई एक्सपेक्टेशंस, नाउ हाई एक्सपेक्टेशंस रखना बहुत अच्छी बात है कि अभी बच्चा जो भी कर रहा है उससे थोड़ा सा और उसने इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, चाहे स्टडी हो या फिर खेलकूद हो या फिर कोई कला हो। ये तो हाई एक्सपेक्टेशन रखना बहुत अच्छा है, बहुत जरूरी है, लेकिन उसके लिए क्या करना, एक्सपेक्टेशन बच्चों से पूरी हो उसके लिए मैंने किस तरीके से बर्ताव करना, किस तरीके से रिलेशन मेंटेन करना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। सिर्फ हाई एक्सपेक्टेशन रख के उनको सिर्फ उनके ऊपर दबाव डालना कि देखो ऐसे ऐसे तुमने बिहेव करना चाहिए या फिर ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। उसके लिए जो वातावरण होना चाहिए वो आप उनके लिए प्रोवाइड करना जरूरी है। सच पेरेंट्स एक्सपेक्ट ब्लाइंड ओबीडियंस। ब्लाइंड ओबीडियंस का मतलब ये पुराने जमाने का ओबीडियंस है, जहां पे बहुत पहले ऐसा होता था कि बड़े किसी ने कुछ बोला है तो बिना कुछ उल्टा क्वेश्चन पूछे उसको करना ही चाहिए, उल्टा जवाब नहीं देना चाहिए, उल्टा क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। मैंने बोला है ना करो तो करो, ऐसी वाली चीज होती थी। लेकिन आजकल बच्चे भी बहुत ज्यादा स्मार्ट है पहले से, उनके मन में सच में बहुत से ज्यादा सवाल आते हैं, दे वांट टू नो मेनी थिंग्स। फिर जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई बड़े लोग आए हैं घर में और खाना वाना हो गया और वो जा रहे हैं, तो हम उनके पैर पड़ रहे समझो, और बच्चों को भी बोला कि उनके पैर पड़ो। तो मेरे बेटे ने मुझे बोला था कि मुझे नहीं लग रहा था उनके पैर पड़ना, क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं है। तो मैंने क्या करना चाहिए, मैंने डांटना चाहिए। अगर मैं अथॉरिटेरियन हूं तो मैं डांटूंगी, ये ऐसे बात बोलना, फिर से बोलना नहीं, मुंह से लाना नहीं, ऐसे बात मेरे से नहीं करना।
मैंने बोला है ना, उनके पैर छूना तो पैर छूना, ये स्टाइल है, तो बच्चे बाद में अलग बन जाते हैं. दे विल नॉट रिस्पेक्ट यू आफ्टरवर्ड्स. अभी दे आर डिपेंडेंट ऑन यू, so they are going to listen to you absolutely, but afterwards when they will become independent, not financially I'm saying, even teenage में भी उनको लगने लगता है कि I am something different, तो उस वक्त वो आपकी सुनना पूरा बंद कर देंगे. अभी इस तरीके का अगर बिहेवियर पेरेंट्स का है तो बच्चे कैसे हो सकते हैं, उनका परफॉर्मेंस वीक हो सकता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस वीक हो सकता है, क्योंकि उनका ध्यान नहीं लगता. 100% हैप्पी फीलिंग जो घर में होना चाहिए, रिलैक्स फीलिंग जो घर में मन के अंदर होना चाहिए, वो नहीं है. तो प्रेशर के अंदर काम किया है तो परफॉर्मेंस अच्छे से नहीं होगा. लेस सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, ये बातें आपको मालूम होगी शायद. सेल्फ एस्टीम का मतलब खुद के लिए जो आदर होता है, खुद के लिए जो हम वैल्यूएशन करते हैं, कीमत जो रखते हैं हम मन के अंदर खुद के लिए, वो बच्चों को बहुत कम लगने लगती है. मैं कुछ हूं नहीं, आई एम नॉट द पर्सन हु इज मेकिंग हैप्पी टू माय पेरेंट्स, तो मेरे अंदर कुछ है ही नहीं, ये वाला फीलिंग आने लगता है. क्योंकि बार बार उनको आइदर डांट पड़ रही है या फिर एकदम डिसिप्लिन बहुत ज्यादा है घर में, कड़क वातावरण है घर में. ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस कम है, सेल्फ एस्टीम कम है, तो दूसरों से बात करते वक्त वो जितना कॉन्फिडेंट होना चाहिए, जितना फ्रेशनेस होना चाहिए, वो हो नहीं सकता. डर रहेगा कि ये कैसा रिएक्ट करेगा पता नहीं, जो भी जिसी के साथ भी मैं बात कर रहा हूँ. ये ऐसा नहीं मैं बोल रही कि इमीडिएटली ये सब हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे ये सारी चीजें या फिर इसमें से कुछ चीजें बच्चे के पर्सनालिटी के अंदर फिट होने लगती है. सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट. मेंटल इलनेसेस ट्रिगर होने के लिए ये वाला स्टाइल है, तो ज्यादा वैसा मेंटल इलनेसेस अगर होने हैं उनको, तो अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग से उससे ज्यादा नुकसान होता है. अल्कोहल अब्यूज, ड्रग, ये जो बाद में हमें दिखाई देता है, उसमें ये एक कारण हो सकता है कि पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो बाद में ऐसा लगे कि उनको क्यों ध्यान देना इतना, और मैंने फ्रेंड्स बना लिया और उसमें से कुछ फ्रेंड्स अच्छे नहीं है, तो सो व्हाट, दे आर मेकिंग मी हैप्पी, दे गिव मी इंपॉर्टेंस. घर में मुझे इंपॉर्टेंस नहीं मिल रहा. ओके. डेलिक्वेंसी मतलब कुछ गलत काम करना, गुनहगार जिसको बोलते हैं, या फिर गलत चीजें करना, गलत बातें करना, गलत बिहेव करना, ये सब हो सकता है. ओके. सो दिस वाज ऑथोरिटेरियन या फिर डिक्टेटरशिप जैसा हम बोल सकते हैं. देखो पिक्चर में भी दिख रहा है कि बच्चा बस सुन रहा है, माँ बोलती जा रही है. परमिसिव, अभी ये माँ, मतलब ये माँ या हो या पिताजी हो घर में जो भी है, वो बहुत ज्यादा लीनियंट है, बहुत ज्यादा जो बच्चा मांग रहा है उसको देते हैं. उसको छोटा सा भी कुछ होने लगा तो बहुत ज्यादा वरीड हो जाते हैं, टेक केयर एक्स्ट्रा करते हैं, बार बार अननेसेसरी ध्यान देते रहते हैं उसके लिए. ये एक पैटर्न. हाँ, ये वार्म भी होते हैं और रिस्पॉन्सिव होते हैं, जो बहुत अच्छी चीज है, वो होनी चाहिए हमें. वार्मनेस होना चाहिए, बात करते वक्त एक माइल्ड टोन रख रहे हैं हम बच्चों के साथ, तो बहुत अच्छा लगता है. कभी कभी टोन माइल्ड होता है लेकिन फेशियल एक्सप्रेशंस माइल्ड नहीं होती, उसमें कुछ वो स्ट्रिक्ट वाली चीजें हो जाती है, तो उससे प्रॉब्लम हो सकता है अगेन. क्योंकि बच्चे सिर्फ सुनते नहीं, बच्चे देखते ज्यादा है, सुनते भी है और देखते भी ज्यादा है, ऑब्जर्वेशन बहुत है बच्चों का. एंड रिस्पॉन्सिव होते हैं ये पेरेंट्स, मतलब अगर कुछ गलत किया भी बच्चे ने तो उसको एकदम से चिढ़ेंगे नहीं, उल्टा कुछ बोलेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, डांटेंगे नहीं, समझ के लेंगे और शायद माफ कर देंगे, सहन करेंगे. बहुत सहनशील भी हो सकते हैं ये पेरेंट्स, लेकिन उससे भी प्रॉब्लम है. सहनशील होना कब, कितना, ये लिमिट में होना चाहिए. फ्यू और नो रूल्स, फिर रूल्स है ही नहीं, देखो ना ये ऐसा करता है, क्या करें. और फिर जैसे कि फिर कुछ माएँ मेरे से ऐसी बात करती है कि मेरे हस्बैंड का ये सब चलता है घर के अंदर, तो मैं क्या बोलूं, तो मैं बच्चे से और क्या एक्सपेक्ट करूं. तो आपके घर के अंदर आपके जैसे रिलेशंस है, उसका प्रभाव, उसका असर बच्चों के ऊपर नहीं जाने देना, ये बहुत जरूरी है. इंटेलिजेंट रहते हैं ये पेरेंट्स, बहुत लाड प्यार जैसे हम बोलते हैं कि बहुत करना,
उसने जो मांगा और वो मैंने दे दिया। उसको ब्रेकफास्ट ऐसे उसके रूम में जाके हम परोसते हैं, देते हैं हाथ में। पानी चाहिए, अच्छा भाग भाग के मैं पानी लाके दूंगी बेटे को। ये मत करो। लेट हिम टेक हिज ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अंडरस्टैंड ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बहुत लीनियंट हम नहीं होंगे। अगर ऐसी पेरेंटिंग स्टाइल है तो बच्चे कैसे हो सकते हैं? इंपल्सिव बिहेवियर। फिर उनको पता है मेरे मन का हमेशा होता है और होना ही चाहिए, दे बिकम डिमांडिंग। और फिर अगर मन जैसा नहीं हुआ तो रिएक्शन आ गई फिर बाद में। ईगो सेंट्रिक मतलब आई एम इंपॉर्टेंट घर के अंदर, बाकी लोगों ने मेरे जैसा मन जैसा करना चाहिए, तो वो ईगो सेंट्रिक हो जाता है। और उसकी वजह से अगेन बाहर जाके भी मैं वैसे ही एक्सपेक्ट करने लगता हूँ। घर के अंदर अगर मेरे पेरेंट्स मेरे से ऐसे बिहेव कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ऐसा ही होता है। सो इवन व्हेन आई एम इन द स्कूल आई विल एक्सपेक्ट फ्रॉम माय फ्रेंड्स और अदर पीपल कि मेरे से ऐसे जो मुझे चाहिए वो मिलना चाहिए। तो वहां सोशल स्किल्स कम पड़ जाते हैं इनके, बिकॉज एडजस्टमेंट उनको पता नहीं है। उनको पता है कि आई विल रूल। तो प्रॉब्लमेटिक रिलेशंस भी पॉसिबल होती है। निग्लेक्टफुल, निग्लेक्ट करना, पेरेंटिंग स्टाइल इसमें क्या है? कोल्ड है, रिस्पॉन्स नहीं है। बच्चे कुछ बोल रहे हैं और मैं अपने ही कुछ विचारों में, ख्यालों में हूं। पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, काम में हो या एंटरटेनमेंट में मैं बैठी हूँ या मोबाइल पे हूँ। बच्चे कुछ मांग रहे हैं, बच्चे दे आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम मी, बट आई एम कूल, आई एम कैजुअल टुवर्ड्स देयर नीड्स। नो रूल्स, तो रूल्स भी नहीं है। अच्छा क्या है, अच्छा बोर हो रहे हो, चलो ये गेम खेलो, चलो टीवी देख लो, सॉरी, ये सब अगर हो रहा है तो प्रॉब्लम है। बच्चों को अपने आप को ही फिर एंटरटेन करना पड़ रहा है। बच्चों के मन के अंदर जो सवाल आ रहे हैं उनको जवाब भी वो ही देंगे। फिर इनडिफरेंट बिहेवियर होता है पेरेंट्स का, जैसे कि ये किसी और का ही बच्चा है, ऐसे कुछ में, मतलब आपको एग्जैजरेशन लगेगा, बट आई हैव सीन कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, वो अपने खुद की दुनिया में इन्वॉल्व बहुत रहते हैं। मेरा करियर, मेरी एंटरटेनमेंट, मेरा फ्रेंड सर्कल, मेरा फेसबुक के ऊपर क्या हो रहा है, मुझे क्या, मतलब यस वी नीड टू गिव टाइम टू सेल्फ फॉर श्योर। लेकिन बच्चे अगर छोटे हैं, बड़े हो रहे हैं, तो उनको मेरी जरूरत है, ये ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। उनको ध्यान देना, पूरा कंसंट्रेशन उनकी तरफ देना इंपॉर्टेंट है। साइड बाय साइड कुछ हाँ बोलो बोलो सुन रही हूँ, ये वाली बात नहीं। ओके, उससे आउटकम क्या होगा? बच्चे कैसे होंगे? अगेन इम्पल्सिव बिहेवियर, क्योंकि मेरे इमोशनली आई एम नॉट सेटिस्फाइड। क्या हो रहा है? इंटेलेक्चुअली आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। फिर गलत बिहेवियर भी हो ही सकता है, ड्रग अल्कोहल अब्यूज इन फ्यूचर हो सकता है, क्योंकि पेरेंट्स का तो ध्यान ही नहीं था मेरे तरफ, उनका कुछ अलग ही लाइफ चल रहा था, मैं अपने आप ही समझ रहा था खुद को। और उसमें सुसाइड्स भी होते हैं, क्योंकि निग्लेक्ट कर रहे हैं मुझे, इसका मतलब मेरी जरूरत नहीं है इनको, ये फीलिंग आ सकता है। अभी जैसे कि हम चेहरे पे नहीं दिखाते कभी कभी मन के अंदर क्या चल रहा है, वैसे भी बच्चों के साथ भी होता है। बच्चे कभी कभी नहीं दिखाते, नहीं बताते उनको क्या हो रहा है, या फिर उनको भी कभी कभी समझ में नहीं आता। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको प्रॉब्लम्स नहीं है। सो डायलॉग, कम्युनिकेशन ऑल द टाइम, हेल्दी कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। रत्ना, कैन आई इंटरप्ट? यस प्लीज। हाँ, you just said कि suicidal attempts होते हैं because of negligence. Negligence यानी the child might feel कि I am not wanted over here. Yes. Okay, that feeling of unwanted कि मुझे आया ही क्यों यहाँ पे, अगर मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देना है तो I am unwanted over here. So that is a very dangerous imbibing, I mean inculcating a feeling of unwantedness. I'm not म्हणजे माझी इथे गरजच नाहीये या इथे, नसल्याने काही बिघडत नाही, मला गरज नाहीये, माझं महत्व नाहीये, घरामध्ये मला स्थान नाहीये काही विशेष, तर मग मला जगात तरी काय स्थान असणार आहे असं वाटू शकतं. तर मला कोण भाव देणार आहे? इनफॅक्ट माझ्या मनातनं किंमत कमी व्हायला लागते. मला खूप इन्सिक्युअर वाटतं की माझं कोण आहे इथे, माझं हक्काचं जे बॉन्डिंग, जी बेसिक गरज आहे,
की आईने जवळ घेणं, वडिलांनी जवळ घेणं, बरोबर बसणं, गप्पा मारणं. Yeah, and that would also result in low self-esteem. And Absolutely. sometimes it might be की मग असं उलट रिॲक्शन होऊन की माझ्यावरच लक्ष केंद्रित करायचं म्हणून अटेन्शन सिकिंग बिहेवियर वाढणं किंवा मग इगोसेंट्रिक होणं. सो एक्स्ट्रीम्स ह्या एका केअरलेस पेरेंटिंग मधनं असे खूपसे एक्स्ट्रीम्स येऊ शकतात बाहेर. थँक्यू. अपर्णा काही बोलणार होतीस? हा, अनम्यूट झालं. बीच में थोड़ा मराठी कन्वर्सेशन हुआ तो मुझे लगा कि कुछ हिंदी स्पीकिंग मिस कर देंगे. राइट. क्या तो या सॉरी. यस. मेरा हिंदी इतना मराठी हिंदी है ना कि मुझे भी कभी कभी समझ में नहीं आता कि मैं मराठी बोल रही हूँ या हिंदी बोल रही हूँ. फ्लो आ जाता है. आई नो. या. Okay, so I think Nikita, Disha want to say, Ratna, I think Disha want to say something. Disha? Okay. No, I'm good, Aparna. Yeah. Okay. Yes. So, shall we go ahead? The next slide. Yes. Now, again, थोड़ा सा नाम या फिर हेडिंग है जो वो कंफ्यूजिंग हो सकता है कि ऑथोरिटेटिव. पहले हमने देखा था ऑथोरिटेरियन, तो वो वर्ड्स में हम नहीं जाएंगे. वहां हमने लिखा था कि डिक्टेटरशिप, यहाँ असर्टिवनेस, ये हम ध्यान में रखेंगे. यहाँ पे बेसिकली ना ये पेरेंट्स अपने खुद के कंट्रोल में है. उनको पता है कि क्या हो रहा है. दे नो देयर ओन इमोशंस, दे नो देयर थिंकिंग, दे नो व्हाट इज गोइंग ऑन एट होम, दे नो व्हाट इज गोइंग ऑन एट माय चाइल्ड्स माइंड. सो ये सब बातें दे आर अवेयर. सो दे आर वार्म एंड रिस्पॉन्सिव. ऑफ कोर्स बच्चे ने अगर कुछ मांगा पूछा तो दे आर देयर फॉर देम. क्लियर रूल्स है, रूल्स की क्लैरिटी है. और इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह पे रूल्स ही रूल्स है, ऐसा भी नहीं है. और ऐसा भी नहीं है कि रूल्स एक आध बार अगर टूट गया तो इसका मतलब कोई पनिशमेंट या फिर सीरियस हो गया, ये भी बात नहीं है. लेकिन बार बार रूल्स तोड़ना भी मना है. तो बच्चों को पता है कि यहाँ पे पेरेंट्स को क्या एक्सपेक्टेड है. इवन बच्चों को क्लैरिटी है कि मेरे से क्या एक्सपेक्टेड है. देयर इज नो कंफ्यूजन. हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं. परमिसिव पेरेंट्स जो हमने देखे थे, उनको लगता है कि जो भी वो कर रहा है ठीक है, मतलब उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे, अच्छा बने, बस इतना ही इतनी अपेक्षा है. लेकिन ये पेरेंट्स जो है ऑथोरिटेटिव या फिर इवन ऑथोरिटेरियन, वो हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं. अभी बच्चा जहां पे जिस लेवल पे है उससे उसने और इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं. उसके लिए उस तरीके का डायलॉग भी रखते हैं. ये सपोर्टिव होते हैं. If you are expecting something from the child, you need to be supportive in that case. बच्चे को तबला आना चाहिए बजाना, कि मस्त, और या फिर सिंगिंग अच्छा आना चाहिए, तो उसको क्लास में लेके जाना, वापस लाना, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, इसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए. फिर उसके ऊपर चिड़चिड़, टाइम मैनेज नहीं होता, ये कंप्लेंट्स नहीं चलेंगी. मुझे चाहिए ना, बच्चे ने ये सीखना चाहिए, वो करना चाहिए, स्पोर्ट्स में जाना चाहिए. So I need to be supportive for that, with pleasant face, pleasant mind. Value independence. इन पेरेंट्स को पता है इंडिपेंडेंस का महत्व. हमने ऑटोनॉमी ये शब्द बोला था लास्ट टाइम. तो इंडिपेंडेंस मतलब बच्चों को ऐसा लग सकता है कि मुझे अभी ये चाहिए, अभी ये नहीं चाहिए, मुझे खुद को खाना है, मुझे खुद को डिसाइड करना है कि आज कहाँ जा रहे हैं हम, तो मैं ये कपड़े पहनूंगा, ये कपड़े पहनूंगी, मेरी हेयर स्टाइल कैसी होनी चाहिए, ये उनको लगता है. तो उसके लिए हम फ्रीडम दे सकते हैं. अगर बहुत ही कुछ गलत हो रहा है तो उसके ऊपर चर्चा करना जरूरी है. डायरेक्टली रेस्ट्रिक्शंस डालने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर चर्चा होना बहुत जरूरी है. हमने थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना बहुत जरूरी है. बच्चों को भी फ्लेक्सिबल बनाना जरूरी है. ओके, so this is all about balancing. ऐसा अगर सच में है, घर के दोनों पेरेंट्स तकरीबन यहाँ तक है
तो they will have there are chances that they will have higher academic performance, they will have more self esteem, क्योंकि मुझे डिस्कशंस में लिया जाता है। अगर माँ को भी कोई प्रॉब्लम है ना, तो वो मुझसे बात करती है कि देखो ना ऐसा हुआ, तो तुम्हें क्या लगता है, तो शी आस्क्स फॉर माय ओपिनियन, शी आस्क मी, तो इससे मुझे अच्छा लगता है, सेल्फ एस्टीम बढ़ जाता है। ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस अच्छा है, सोशल स्किल्स अच्छे रहेंगे, क्योंकि बातचीत करना मालूम है क्या है। घर के अंदर हम विचार करते हैं, डिस्कशंस होते हैं, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशंस होते हैं। अगेन आई वुड से, कितना भी छोटा बच्चा हो या फिर कितना भी बड़ा बच्चा हो, आप कौन से भी टॉपिक के ऊपर उनके साथ बात कर सकते हैं, करनी चाहिए। एंड एक्सपोजर, अगेन लेस मेंटल इलनेस। अगर मेंटल इलनेस होना है, बच्चे के अंदर कुछ आने वाला है जो जीन्स से में आता है या फिर अदरवाइज, तो उसके चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, क्योंकि इमोशनल एटमॉस्फेयर उनका बढ़िया रहता है। इसलिए वो प्रॉब्लम में अगर जाने वाले हैं तो उसके चांसेस कम है, बिकॉज दे आर अवेयर, और वो बात कर सकते हैं माँ के साथ या पापा के साथ कि मुझे ना थोड़ा सा ऐसा डिस्टर्ब लगता है, तो दे कैन टॉक ओपनली विद देयर पेरेंट्स। लो डेलिक्वेंसी, तो गलत बिहेवियर होगा नहीं, मोस्टली होगा तो थोड़ा बहुत होगा, अगर बिकॉज ऑफ सम अदर फ्रेंड्स सर्कल वगैरह हो गया तो। ये बताने की जरूरत नहीं है, मतलब चिल्ड्रन लर्न मोर फ्रॉम व्हाट यू आर एंड नॉट फ्रॉम एंड लेस फ्रॉम व्हाट यू टीच। हम सिखाते रहते हैं, लेकिन हम क्या कैसे होते हैं उससे ही बच्चे ज्यादा सीखते हैं। अभी है और आगे क्या होना चाहिए ये लिखा है मैंने, लेकिन अगर कोई सवाल है तो देखते हैं। अभी तक जो भी हमने बात की उसके ऊपर कुछ है तो। एक सवाल जो अपर्णा आपने भेजे थे मुझे, उसमें से मैं लेके बात करूं। आई होप पेरेंट्स इसमें डिस्कशन में तो वो बात करूंगी। यस यस, दे आर देयर। हॅलो मॅम, हाँ रत्ना मॅम. यस यस यस। हां, मला एक विचारायचं होतं की आता एक स्क्रीन शेअर केलं होतं, त्याच्यामध्ये आलं होतं की तुम्ही जसे असता तसे ते मुलं जास्त म्हणजे ऍक्सेप्ट करतात, की आपण तसं शिकवत नाही. काही काही वेळेस कसं होतं की आपण तसं त्यांना काही शिकवत नाही आणि आपल्या म्हणजे आपण पण तसे नसतो, तर तरी पण मुलं तर काही काही गोष्टी म्हणजे अशा ओव्हर करतात, किंवा जर चिडकी थोडीशी मुलं असतील तर फॉर एक्झाम्पल आता आम्ही एकत्र राहतो, सासू सासरे पण असतात, तर थोडंसं त्याच्या विरुद्ध बोललं की लगेच तो म्हणजे नाही का, जे हातात असेल ते फेकतो, मारतो. तसं काही आपण शिकवायला जात नाही ऍक्च्युली, म्हणजे की तू असं केलं पाहिजे, तशी रिॲक्शन आली पाहिजे. पण आता ते थोडंसं त्याचा हळूहळू तसा स्वभाव होत जातो, चिडचिडे. पण आता 1 वर्ष तर ते घरीच होते, शाळा नाहीत वगैरे, त्यामुळे पण मग ते बिहेवियर आपल्याला थोडंसं चेंज करायचं असेल तर तसं समजून कसं सांगायचं त्यांना. आता डायरेक्ट आपण सांगितलं की असं करायचं नाही, तर ते काय लगेच ऍक्सेप्ट करत नाहीत. पेक्षा तर ऑलरेडी तर मग हळूहळू ते कसं चेंज करता येईल, की बाबा असं म्हणजे हे चुकीचं आहे सगळ्यांसमोर असं हे एकदम मारणं किंवा उलट बोलणं. We need to understand first of all. ओके, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? घर के अंदर कुछ आपका म्यूट करेंगे जी। ओके. हाँ, रत्ना डबल श्रुति की यहाँ से आवाज आ रहा था। हाँ, ओके। तो ये क्यों हो रहा है ये पहले देखना बहुत जरूरी है, उसके ऊपर घर के लोगों ने एक दूसरे के साथ चर्चा करना बहुत जरूरी है। वो ऐसा करता है तो बिहेवियर के ही ऊपर हम सिर्फ बातें करते रहते हैं, उसके पीछे क्या हो रहा होगा मन के अंदर, वो क्यों, रीजन के ऊपर डिस्कशन होना बहुत जरूरी है। और उसके साथ अगेन बात करना बहुत जरूरी है। कितनी उम्र है उसके ऊपर है, उसकी उम्र कितनी है आपने बोला 5 साल, राइट। तो उसके साथ बात कर सकते हैं आप कि क्यों होता है ऐसा,
तुम्हें क्या लगता है ये इससे तुम्हारी इमेज कैसी होती होगी? तो सवाल पूछ के अलग अलग उसको बोलने के लिए मजबूर करो, उसको विचार करने के लिए मजबूर करो खुद के बारे में, और डिस्कशन के लिए फ्रीडम दे दो, राइट? तो कुछ तो उसको नहीं मिल रहा है या कुछ तो प्रॉब्लम है, इसलिए वो गुस्सा हो रहा है बार बार। ओके, और अभी लॉकडाउन के पीरियड में तो ये प्रॉब्लेम था ही कि बच्चों को जो खेलना चाहिए, मोकळी हवा पाहिजे मुलांना, मोकळे वातावरण लागतं, पळायला लागतं उनको, उनके अंदर बहुत एनर्जी होती है, उसका क्या करे? ये प्रॉब्लम हुआ था अभी लॉकडाउन के पीरियड में। जहां पे भी पॉसिबल था, घर बड़ा है उसके अंदर बच्चे खेलकूद करते थे। कुछ पेरेंट्स ने बहुत बढ़िया क्रिएटिवली बच्चों को एंगेज रखने की कोशिश की, जैसे आई थिंक अपर्णा और आपका हस्बैंड, अपर्णा और सचिन ने भी वैसे बहुत सारे प्रयोग किए घर के अंदर। यू कैन शेयर सम, अपर्णा, आई थिंक। यस यस यस, मैं शेयर करती हूँ, पर उसके पहले हम 2 सवाल ले ले, तो मैं लास्ट में शेयर करूंगी। फाइन। या तो बच्चों को एंगेज कैसे रखना, उनकी एनर्जी को कैसे इस्तेमाल करने के लिए कुछ देना उनको, ये हम देखना जरूरी है। हम हमेशा बोलते हैं कि हेल्दी बच्चा है होने के लिए उसको खेलकूद में डालो, बहुत दौड़ने दो, बहुत फिजिकल एनर्जी उनमें होती है, उसको इस्तेमाल करने दो, तो शांत हो जाते हैं। और अगेन आई वुड इंसिस्ट कि लास्ट में जो मैंने वीडियो भेजा था ग्रुप पे, वो आप जरूर देखिएगा, उसमें बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। जैसे कि बेसिक चीजें है, पानी पीता है क्या दिन भर में, कितना पानी पीता है, बेसिक चीज है, उससे फर्क आता है। ओके, हाँ, तो योर सवाल। आई थिंक प्रज्ञा वांट टू से समथिंग। प्रज्ञा, यू रेज्ड योर हैंड। यस, यस, एक्चुअली अभी रत्ना जी ने जो बताया कि चिल्ड्रन विल लर्न फ्रॉम अस एंड दे विल बी व्हाट वी आर, सो ये हमेशा हम लोग कैसे फॉलो करें, क्योंकि हम भी ह्यूमन बींग्स हैं, पेरेंट्स भी ह्यूमन बींग्स हैं, उनके भी इमोशंस होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, हर बार हम लोग आइडियल बिहेवियर नहीं कर सकते उनके सामने। करेक्ट। और फिर वो हमारे बिहेवियर से भी सीखते हैं। अगर अभी मैं टेंशन में हूँ, गुस्से में हूँ, तो वो बच्चे मुझसे सीखेंगे, लेकिन हर बार मैं भी आइडियल नहीं बिहेव कर सकती, तो उसके ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं? एब्सोल्युटली राइट। हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमें भी प्रॉब्लम्स होंगी, हमें भी रिएक्शंस आएंगे। सो अगर मैं कभी कभी हम भी गलत हो सकते हैं, ये हम बोल रहे हैं, इट्स नॉट कि ऑलवेज हम गलत हो सकते हैं, कभी कभी होंगे। तो एक बार अगर कल शाम को मैंने कुछ गुस्सा किया और गलत तरीके से मैंने बोल दिया कुछ, तो बच्चे के ऊपर हो या हस्बैंड के ऊपर हो या कुछ भी, तो वेरी नेक्स्ट सेकंड आई रियलाइज कि ये थोड़ा सा मेरे से गलत हो गया है, या फिर दूसरे दिन हमें समझ में आता है कि जरा ज्यादा ही गुस्सा हो गई मैं, राइट? तो उसके ऊपर बात करना जरूरी है बच्चों के साथ कि मैं जरा ज्यादा ही गुस्सा हुई थी ना कल, आई थिंक आई नीड टू टेक कंट्रोल ऑफ दैट, यू नो। हम भी गलत हो सकते हैं, और मैं भी सुधारने की कोशिश करती हूँ या फिर कर रही हूँ, ये भी उनके लिए लर्निंग ही है कि मैं गलत अगर मैंने कुछ किया तो इट इज ओके, बी ट्रांसपेरेंट उनके सामने, उसके बारे में भी बात करना जरूरी है कि मैंने गलत किया, तो तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें बहुत बुरा लगा क्या, या फिर मैं और पिताजी झगड़ रहे थे और तो तुम्हें कुछ डर नहीं लगा ना, क्या लगा तुम्हें, ये ऐसे बात करना है, या फिर कन्फ्रंट करना कि ये मैं गलत थी, आई नीड टू वर्क ऑन दैट। तो ये जो है ना, आई नीड टू वर्क ऑन दैट, दे विल अंडरस्टैंड इट कि अगर मैं भी कभी गलत हुआ ना, तो मुझे शायद दूसरे दिन ही सही, लेकिन उसके ऊपर विचार करना जरूरी है एंड इम्प्रूवमेंट करना जरूरी है, राइट? तो मैक्सिमम वी ट्राई टू बी आइडियल इन फ्रंट ऑफ देम, लेकिन ऑब्वियसली बी नेचुरल, ऐसा भी नहीं कि बहुत ही आर्टिफिशियल वातावरण घर में होना चाहिए। हम हमारी खुद की ओरिजिनल जो पर्सनालिटी है वो तो सामने आएगी ही आएगी। अगेन आई वुड से कि वो बार बार अगर हो रहा है, तकलीफ बार बार हो रही है एंड आई एम नॉट एबल टू मैनेज माई इमोशंस, देन concentrate on that, work for it, go and take guidance of some professionals. You can do that also. Okay, thank you, ma'am. Yeah. Yes. Yes, Snehal, you have some question? Snehal Kadu. Good afternoon, ma'am. Good afternoon.
मैम मेरा थोड़ा सा मिस हो गया था, तो कैन यू प्लीज हाउ सेल्फ इस्टीम उनका आत्मबल कसं वाढायला हवं मुलांचं? No. Come again. I couldn't hear it from the beginning. हा, माझं थोडं मिस झालं, तर मला हे काय होतं की एकदा परत तुम्ही रिपीट सांगाल का की मुलांचा आत्मविश्वास कसा वाढवायला हवा आणि सेल्फ इस्टीम कशा इन्क्रीज करायला हवं? खूपच महत्वाचा प्रश्न आहे हा, सेल्फ एस्टीम हा. मी पुढे जे पॉइंट सांगणार आहे त्याच्यामध्ये हे सगळं येणार आहे, त्यामुळे आता मला असं वाटतं लगेच नाही घेतला तर चालेल का अपर्णा? हो चालेल. हो चालेल चालेल आणि चालेल. त्यातून समाधान नाही झालं तर नक्की परत विचारा. आय विल टॉक ऑन दॅट. यस, बाय द टाइम रत्ना किसी के अभी क्वेश्चन नहीं है, तो आपने जो बोला था कि हमने घर पे क्या एक्टिविटीज की, इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगी. तो हाँ, बच्चों में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, वो उन्होंने कहा. अगर वो एनर्जी यूज नहीं हो तो बच्चे बहुत चिल्लाते हैं, बहुत इधर उधर से कूदते हैं और हमें लगता है यार उसे लग जाएगा. एज ए अडल्ट हम ये क्या करते, तो हमें ये देखना चाहिए कि उनकी एनर्जी कैसे यूज की जाए. तो इसलिए हमने घर पे कुछ एक्टिविटीज प्लान की थी और कुछ सेटिंग हमने घर के चेंज किए कि उनकी एनर्जी यूज हो ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन. कि घर बंद ही रखना है, घर के बाहर नहीं जाना है, तो हम घर पे कैसे एंगेज करें. यानी आजकल सब जन फ्लैट सिस्टम में रहते, तो आई नो कि बहुत छोटा प्लेस है, फिर भी हम छोटे प्लेस में थोड़ा अगर हमारा एस्थेटिक, घर का एस्थेटिक में थोड़ा डैमेज कर दे और बच्चों के लिए कुछ ये कर दे, तो मुझे लगता है वो ज्यादा जरूरी है. जैसे हमने हमारे घर में ये किया कि एक रोप लैडर फिट कर दी, जिसमें मैंने घर के कुछ भी बाहर से खरीद के नहीं लाया था, क्योंकि सारे दुकान बंद थे, शॉप्स बंद थे. तो हमने कुछ नहीं, हमारे पास वो डांडिया रहता है गरबा खेलने वाला, वो डांडिया को पकड़ के हमने रोप लैडर बना दिया. बाद में मम्मी की पुरानी साड़ी, सॉफ्ट साड़ी लेके उसकी रोप क्लाइंबिंग के लिए उसे हैंग कर दिया. देन हमने गैलरी में, पैसेज में कुछ स्विंग्स लगा दिए बच्चों के लिए. फिर एक पुराना ये था, प्लाईवुड का एक पट्टी था लंबा सा, उसे एज अ स्लाइडिंग करके यूज किया, उसे थोड़ा फिनिशिंग कर दिया, सेलो टेप लगा दिया, और फिर मेरी बच्चियां उस पर स्लाइड करने लगी. कि जितनी उनको जरूरी होती है वो चीजें हम करने लगे धीरे धीरे. फिर हमने कुछ सेलो टेप से घर के फ्लोर पे कुछ शेप्स ड्रॉ कर दिए, ताकि बच्चे उस पे कूद सके, यहाँ से वहां थोड़ा जा सके. यानी इतनी सारी चीजें दी कि उनकी एनर्जी यूज होने लगी. और इस सब में मैं लॉकडाउन में बताती, मेरी 2.5 years की बच्चियां हैं, एक को भी स्क्रीन टाइम नहीं है, उनको कार्टून क्या है पता नहीं है, वो मोबाइल यूज नहीं करती है. स्टिल दे नोज कि बहुत सारे सॉन्ग्स उनको पता है, हिंदी, मराठी, इंग्लिश के. तो ये बहुत सारी एक्टिविटीज हमने घर में प्लान की. तो हाँ, वही मेरा काम है एक्चुअली, तो मैं वो करते रहती हूँ, एक्सप्लोर. तो ये करते हैं. एट द सेम टाइम एक हमारा डिस्कशन हुआ था, वो भी मैं ऐड करना चाहती हूँ कि अभी प्रज्ञा ताई ने पूछा था कि हम हमेशा एक आइडियल पेरेंट करके नहीं रह सकते. तो हाँ, वो तो है. मैंने भी कुछ देर पहले रत्ना से वही क्वेश्चन पूछा था. तो हमारे इन जनरल कभी कभी ऐसे हो जाता है कि आई बाबा का झगड़ा होता है, तो यानी हमारा कन्वर्सेशन, जो डायलॉग पे बहुत देर से हम बात करें कि हेल्दी डायलॉग होना चाहिए, डायलॉग ये हेल्दी ही होना चाहिए और वो टाइम टू टाइम होना चाहिए. और हमें ऐसे लगता है इतने छोटे बच्चों के लिए कैसे हम उनके साथ क्या हेल्दी, उनको थोड़ी ना समझेगा. ये जो हमारा कंसर्न है वो गलत है. तो उन्हें समझे या ना समझे ये हमारा लगता होगा, फिर भी हमें प्रैक्टिसेस शुरू करनी चाहिए कि हम उनसे हेल्दी ही डिस्कशन करें और हम उनसे शेयर करें. तो ऐसे एक इंसिडेंट बताती हूँ. एक दिन की बात है कि मेरा और मेरे हस्बैंड के बारे में कुछ नोक-झोंक हो गई और हमने आवाज चढ़ के एक में से बात की, और फिर उसमें बहुत सारा टाइम चले गया. टाइम चलने जाने के बाद दोपहर के टाइम दोनों बच्चियां खाने के लिए बैठी थी. उसका एक बहुत अच्छा सा वीडियो भी है, मैं शेयर करूंगी कभी कभी. तो उसमें ईवा एकदम से बोलती है, बाबा तू मम्मी को गुस्सा किया क्या? तो यानी बहुत टाइम के बाद उसे ध्यान में रहा वो, तो दे नोटिस कि क्या हो रहा है. तो इस टाइम पे हमने छोड़ नहीं दिया, वो
उस टाइम पे बाबा ने छोड़ नहीं दिया वो डायलॉग, बाबा ने कंटिन्यू किया कि हाँ बेटा कुछ चीज हो रही थी कि मम्मी मुझे बोल रही थी कि ये ऐसे नहीं करना है, इसके लिए हमें ये टाइम पे करना चाहिए, फोन टाइम पे करना चाहिए, और मुझे वो ध्यान में नहीं रहा, इसलिए मम्मी चिढ़ गई थी और फिर मेरा आवाज बढ़ गया था। पर ठीक है, हमने झगड़ा नहीं किया, हम सिर्फ समझा रहे थे, पर आवाज जरा बड़ी हो गई थी। तो हमें से लगेगा उसमें से कितना लिया आई डोंट नो, पर ये डिस्कशन शुरू रखने चाहिए। यानी ऐसे, यानी मेरी बच्ची 5-6 महीने की थी, तब भी मैं कुछ चीज नहीं करनी है तो सिर्फ नहीं करनी है ये नहीं बोलती हूँ, मैं उसके साथ जोड़ती हूँ कि ये क्यों नहीं करनी है। तो अभी इतना प्रैक्टिस हो गया उस चीज का कि मेरे बच्चे बोलते आई मेरा ध्यान नहीं था, मैं उधर चली थी ना इसलिए मेरा ध्यान नहीं था। तो अभी वो उसके साथ जोड़ने लगी है कि क्यों मेरा ध्यान नहीं, यानी रीजन जोड़ने लगी है कि क्यों मेरा ध्यान नहीं था, या तो मैं ये चीज क्यों नहीं कर पाई, इसलिए। तो वो एडिशनल जोड़ते हैं, वो धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं। तो हम हमारे प्रैक्टिस में धीरे धीरे ये चीजें लाए तो हाँ वो सक्सेसफुल होगी। हम ट्राई करते रहना चाहिए हमें ये चीजें। यस सर। परफेक्ट। क्रिएटिव पेरेंट्स अलग अलग कल्पनाएं ला के आपने इस्तेमाल की उसको, और वो बढ़िया। एंड यस, रीजंस, डिस्कशन, डायलॉग, ओपन डिस्कशन इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। मैं शुरू से वही बोल रही हूँ बार बार। ओके, आई शेयर रिमेनिंग पॉइंट्स नाउ, अभी टाइम भी कम है। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट, अभी हमने स्टाइल्स भी देखी, उसके पहले हमने क्या नहीं होना चाहिए, डोंट डू, व्हाट नॉट टू डू, ये देखा। अभी क्या करना चाहिए हमने, वो हम देखते हैं। रिस्पेक्ट, जैसे मैंने बोला था कि दे आर ह्यूमन बीइंग्स, वो अलग कोई नहीं है, व्यक्ति ही है। तो रिस्पेक्ट उनको भी जरूरी है। रिस्पेक्ट से बात करना, क्या है ये वाला स्टाइल है ना, जो ये बच्चों के साथ हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। जस्ट बिकॉज दे आर स्मॉल, कैसे भी उनसे बात करें ये हम नहीं करेंगे। तो जैसे कि मुझे रिस्पेक्ट की जरूरत होती है, मेरे से कैसे बात करना चाहिए लोगों ने, ये मुझे मालूम है, ये इसके लिए कुछ एक्सपेक्टेशन है, वैसे ही बच्चों के साथ भी हमने पेश आना जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि अगेन, जैसे कि मैंने इसके पहले के स्लाइड पे लिखा था कि हम कैसे बर्ताव कर रहे हैं उससे ही वो सीख रहे हैं। तो इफ आई एम टॉकिंग टू हिम विथ रिस्पेक्ट मतलब बहुत ही नम्रता से ऐसे झुक के, ये नहीं। रिस्पेक्ट का मतलब आप आई थिंक समझ रहे हो कि डिसरिस्पेक्ट नहीं होना चाहिए, उसको नीचा दिखा के कहीं पे भी बात नहीं होनी चाहिए। ट्रस्ट, अगर आपको दोस्ती करनी है बच्चों के साथ तो ट्रस्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम ट्रस्ट नहीं करते, हम पूछते रहते हैं, पक्का किया, सही में किया, बताओ, इसको पूछूं, ये क्यों? हम ट्रस्ट रखेंगे तो ही उनको हमारे लिए फ्री फीलिंग्स आएंगे मन के अंदर, अच्छा लगेगा कि माँ मेरे ऊपर विश्वास करती है। एंड यू नो व्हाट, व्हेन समवन ट्रस्ट्स ऑन यू, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे कि हम कहीं दुकान में गए और दुकानदार को बोला कि मुझे ये कुछ राइस खरीदना है, तो दे दो 1 किलो। तो कौन सा दूं? तो जो भी है, कौन सा बढ़िया वाला दे दो, आप जो देंगे वो अच्छा ही देंगे। ऐसे अगर मैंने बोला तो एक कनेक्ट हो जाता है दुकानदार के और मेरे बीच में, और वो बोलता है कि इसका विश्वास है मेरे ऊपर, इन्होंने मेरे ऊपर विश्वास कंटिन्यू करना जरूरी है, सो इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव गुड थिंग्स टू दैट पर्सन, इजंट इट? तो ये दूसरे रिलेशंस में भी ट्रस्ट बहुत काम आता है। तो बच्चों के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट देम, दे विल टेक चार्ज, दे विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड दे विल स्टार्ट ट्रस्टिंग यू टू। Unconditional. Yes. Yeah. Pradnya want to ask something. Yes, please. Yes, Pradnya. Pradnya. हेलो। हाँ, yes. हेलो, सॉरी मैं बीच में क्वेश्चन कर रही हूँ, लेकिन इससे रिलेटेड है इसलिए पूछ रही हूँ। Okay, please go ahead. मेरा एक एक्सपीरियंस बताती हूँ कि ये ट्रस्ट का जो प्रिंसिपल है, ये मैंने फॉलो करके देखा मेरे बच्चे के साथ, बेटे के साथ। तो मेनली दिस इज फॉर स्क्रीन टाइम।
मैंने उसको कहा था कि तुम्हें जो भी लैपटॉप यूज करना है अभी लॉकडाउन के पीरियड में तो तुम करो, स्टडीज के लिए कुछ वेबसाइट्स दी है स्कूल ने उसके लिए सॉल्व करने के लिए, यू कैन यूज इट। और अलाउ किया उसको, पासवर्ड वगैरह भी सब दिया। लेकिन मैंने कई बार ये ऑब्जर्व किया कि ये करते करते वो साथ में यूट्यूब भी देख रहा है, कुछ गेम्स भी खेल रहा है। तो मैंने पहले ट्रस्ट प्रिंसिपल यूज किया कि नहीं, तुम्हें स्टडी करने के लिए दिया है तो तुम अच्छी तरह से स्टडी करोगे और बाद में बताओगे कि क्या क्या किया है क्या नहीं। मैं ट्रस्ट करती थी कि मान लेती कि ओके एक्सेप्ट, तुमने ये कंप्लीट किया। बाद में कुछ दिनों बाद मुझे ये रियलाइज होने लगा कि ये नहीं कर रहा है, ये कुछ दूसरा ही कर रहा है, अपने अपने गेम्स खेल रहा है या फिर वॉच कर रहा है दूसरा कुछ। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे? पहले तो हमने ट्रस्ट दिखाया, फिर भी उसका मिसयूज हो रहा है। तो इस सिचुएशन में बच्चों को कैसे समझाएंगे हम लोग? अभी ट्रस्ट करना मतलब पूरा छोड़ देना ये नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चों के लिए अट्रैक्शंस बहुत सारी है, स्पेशली ये सोशल मीडिया या फिर स्क्रीनिंग का जो इशू है वो तो सीरियस इशू है आजकल। तो उसके लिए ट्रस्ट करना जरूरी है, डिसिप्लिन रहना जरूरी है और वॉच रखना भी जरूरी है। उनको ना समझ में आई इसका टेक केयर करके, और अगर फिर भी कर लिया तो हमारा रिएक्शन जाने के बजाय अगेन वहां पे भी रिस्पॉन्स जरूरी है। कि अगर दिख गया, मैंने पकड़ लिया कि ये कुछ अलग ही चीजें कर रहा है या फिर टाइम 1 घंटे का बोला था और उससे ज्यादा टाइम उसमें वेस्ट कर रहा है, तो डायलॉग अगेन, क्या हुआ, हमने ये तय किया था ना, तो ये क्यों नहीं हो रहा, कुछ और बढ़ा के चाहिए क्या टाइम, ये कुछ देखना है क्या, हम इकट्ठा देखेंगे क्या, ये सारी बातें करो उनके साथ। ये गलत किया तुमने तो अब हाउ कैन आई ट्रस्ट यू, ये वाली चीज पे के ऊपर हम नहीं जाएंगे, उनसे ही बात करेंगे कि, और अगर आपको बुरा लग रहा है, इफ यू आर डिसअपॉइंटेड क्योंकि उसने बताया था ये करूंगा और ये नहीं कर रहा, तो ये भी उनको बताना जरूरी है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है, कि मैंने सच में ऐसा लगा था कि मैंने ये बोला और तुमने किया लेकिन तुम नहीं कर रहे हो, तो मुझे बुरा लग रहा है, अब मैं क्या करूं तुम बताओ। उसके साथ उसी को सोल्यूशन पूछो, क्या करूं मैं, कंसर्न रखो। गुस्सा होके हम जो उसके ऊपर बताने लगते हैं ना कि ये गलत है, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम, ये जरूरी नहीं है, फिर अभी मैं टीवी बंद कर देती हूँ हमेशा के लिए, या फिर कंप्यूटर इस्तेमाल ही नहीं करना, ये जो एक्सट्रीम पे जाता है, ये सब ना करते हुए डायलॉग करके आपका डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस करके आप बात कर सकते हैं। अच्छा, कभी कभी ना कुछ चीजें ऐसी होती है, मुझे नॉट जस्ट अबाउट ट्रस्ट, बहुत पहले जब हमें कुछ दिखा था उसको हमने ध्यान नहीं दिया, और वो जब इशू बड़ा हो गया तब हमें लगने लगा कि अरे मैंने बहुत पहले ही उसको कंट्रोल किया होता तो अच्छा होता। तो हमारा एज ग्रुप अभी 0 to 7 ये है पेरेंट्स के लिए, लेकिन अभी मेरे ख्याल से उसके बड़े बच्चों के भी पेरेंट्स इसमें शामिल हैं। लेकिन जैसे कि हम बोलते हैं ना, कोई बीमारी अगर हमें हो गई तो पहले निग्लेक्ट करते रहे और उसको स्टेजेस उसकी बढ़ गई, 3rd स्टेज में पता चला कि बाप रे ये बीमारी है और बहुत सीरियस है, फिर बहुत प्रयास करना और फिर वो ठीक नहीं होता है, ठीक नहीं होती है बीमारी और फिर हेल्पलेसनेस आ जाता है, तब सच में वो हेल्पलेसनेस का क्या करेंगे हम। सो इट इज बेटर टू स्टिच इन टाइम, राइट? ओके ओके, थैंक यू मैम। या सेकंड, सो रिस्पेक्ट हो गया, ट्रस्ट हो गया। 3rd, प्यार जब कर रहे हैं तो उसमें कंडीशंस नहीं डालेंगे। अगर उसको सुलाते हुए या फिर वो गुड नाइट का टाइम जब आता है तब अगर मैं उसको किस करती हूँ या फिर ऐसे उसके दिमाग इस पे हेड पे हाथ ये करती हूँ, उसको प्यार करती हूँ, तो उसमें कंडीशंस नहीं रखेंगे हम कि क्योंकि तुमने आज दोपहर को ऐसा किया इसलिए सोते वक्त भी मैं उसके ऊपर गुस्सा करूँ, ये हम नहीं करेंगे। प्यार करना है तो वो अनकंडीशनली ही करेंगे। बाकी की प्रॉब्लम्स जो है उसको डिस्कस भी करेंगे, उसके लिए प्रैक्टिकली भी क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा उसके बारे में सब रूल्स कुछ अगर लगे तो वो रखेंगे, लेकिन प्यार करते वक्त प्यार ही करेंगे बस, बिकॉज दैट इज देयर बेसिक नीड।
प्यार में कमी आई तो वो इनसिक्योर फील करते हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ये आपने बहुत सुना ही होगा शब्द। इससे कंडीशनिंग ऐसा हो जाता है बच्चों का कि जैसे कि मैंने शायद लास्ट टाइम बोला था, मुझे याद नहीं, लेकिन अगर किसी ने मुझे बोल दिया कि तुम ना चाय बहुत बढ़िया बनाती हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फिर कहीं पे भी वो लोग आ गए ना, तो वापस में पूछती हूँ चाय बनाओ। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मुझे वो जो पॉजिटिव अप्रिसिएशन मिला ना, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो गई मेरे में, कंडीशनिंग हो गया कि ये लोग है ना, इनको ये पसंद है तो मैं ऐसा करूंगी तो मुझे अप्रिसिएशन मिलेगा। अगर बच्चों को हमेशा अटेंशन जरूरी होता है, हमें भी अटेंशन अच्छा लगता है ज्यादातर, नॉट ऑलवेज, बट या फिर आई विल नॉट से कि हर एक बच्चे को अटेंशन चाहिए, बट मोस्टली बच्चों को अटेंशन चाहिए, एटलीस्ट पेरेंट्स का अटेंशन चाहिए। तो अगर मैं अच्छा बर्ताव करूं तो भी पेरेंट्स मुझे अटेंड नहीं कर रहे, उसके लिए मेरा अप्रिसिएशन नहीं हो रहा है, तो मैं कुछ गलत करूं तो मेरे तरफ ध्यान देते हैं मेरे माँ बाप। मैं कुछ गलत चीज करूं, मैं कुछ फेंकूं, मैं कुछ गुस्सा करूं, मैं रोऊं, तो फिर मेरे पर ध्यान देते हैं, चाहे वो गुस्सा करते हैं मेरे ऊपर या फिर मुझे कुछ बताते रहते हैं, लेकिन मेरी तरफ ध्यान देते हैं। दे गिव इम्पोर्टेंस टू मी, सो मैं ऐसा बिहेव करूंगा। सो व्हाट यू कैन डू इज, गलत चीज हो रही है तो उसको निग्लेक्ट करना, दखल अंदाज करना, और अच्छी चीज किया कि तुम तुरंत उसको रिस्पॉन्ड करना, उसके ऊपर बहुत सारी बातें करना, उसके लिए दूसरों के सामने कुछ बोलना, तो ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो गई। यूनानिमिटी मतलब ये बात बोली थी मैंने कि आपका जो भी ओपिनियन है कि अभी बेटे ने खेलने के लिए बाहर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, मैं एक बोल रही हूँ और पिताजी एक बोल रहे हैं और दादी कुछ अलग ही बोल रही है, तो बच्चों को उनके लिए क्या अभी कन्वीनियंट है, अच्छा लगता है, उसको फॉलो करेंगे। और बाद में वो इस्तेमाल करने लगते हैं कि माँ ने ना बोला था लेकिन, या फिर माँ हाँ बोल रही है, आपने ना बोला तो भी माँ हाँ बोल रही है, तो मैं जा रहा हूँ, ये सेट कर लेंगे वो दिमाग। तो अगर आप में एक वाक्य नहीं है आपके घर के अंदर के लोगों में, तो बच्चों के लिए कंफ्यूजन भी हो सकता है एक तो, और दूसरा मन की करना शुरू भी हो सकता है। सो आप लोगों में अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस है बच्चों को लेकर, तो आप प्राइवेट में डिस्कस करो उसको, और ये मीटिंग होनी चाहिए। मैं तो ये बोलती हूँ कि घर के अंदर अगर सिर्फ माँ बाप है तो मे बी आते जाते भी वो बातें होती रहती है, लेकिन घर के अंदर ज्यादा लोग हैं, दादा दादी है या फिर और कोई है, और हम पेरेंट्स हैं, तो सबने मिलके, जब बच्चा नहीं है घर के अंदर, तब डिस्कशन करना जरूरी है, उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, तो ही वो यूनानिमिटी आ जाएगी उसके अंदर। लुक फॉर प्लस पॉइंट्स, अभी मैंने बोला कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, हम क्या करते हैं, बच्चों ने सुधारना चाहिए, इंप्रूवमेंट होना चाहिए, इसलिए इंप्रूवमेंट एरियाज ढूंढते रहते हैं, वीकनेसेस, गलतियां देखते रहते हैं ताकि ये सुधर जाए। अच्छा ये गलत किया, इसको सुधारना पड़ेगा मुझे, वो गलत किया, ये बाप रे ये बहुत ही गलत है, ये इसको कुछ मैंने ठीक करना चाहिए। इसके अलावा उसने ये अच्छा किया, उसने वो अच्छा किया, इसके ऊपर ध्यान दो ज्यादा। पॉजिटिव आउटलुक अगर है मेरा, तो बच्चों को भी उसी के ऊपर फोकस आएगा और निगेटिव चीजें अपने आप ओवरलैप हो जाएगी। सो लुक फॉर प्लस पॉइंट्स इन देम, अप्रिशिएट ओपनली, सबके सामने खुल के अप्रिशिएट करो, लेकिन लिमिट में। बार बार वही सब जो भी आए तो उनके सामने सिर्फ अप्रिसिएशन ही चल रहा है बच्चे का, बाकी कोई बात ही नहीं चल रही, इतना भी नहीं हम करेंगे, लेकिन प्राउडली उसके बारे में कुछ बोलना। जैसे कि अभी आई थिंक ज्योति का एक्सपीरियंस, मतलब ज्योति माँ ने बोला था कि हमें प्राउड फील हुआ कि मेरे बेटे ने वो लिफ्ट का बटन दबा के रखा ताकि वो लिफ्ट नीचे ना जाए, वो इनकी अपर्णा की बेटी को लेकर, तो दैट प्रेजेंस ऑफ माइंड वाज वेरी गुड, तो उनको प्राउड फील हुआ। तो शी शुड टेल दिस टू समवन इन फ्रंट ऑफ हिम एटलीस्ट वंस और ट्वाइस, दैट्स इट। सबको उसके सामने बोलते जाएंगे तो उसको धीरे धीरे वो प्राउड फील के ऊपर वो खुद बच्चा चला जाएगा, तो फिर ईगो आएगा, मैं कुछ स्पेशल हूँ ऐसा लगेगा। तो अप्रिसिएशन में भी लिमिट होना जरूरी है।
सेकेंडली, जैसे कि अभी अपर्णा ने बताया कि रीजन पे जाना जरूरी है, अगर प्रॉब्लम हो रहा है कुछ तो रीजन बताओ, वैसे अप्रिशिएट कर रहे हैं तो रीजन बताओ। हम नॉर्मली एक जनरल शब्द डाल देते हैं, बढ़िया, अच्छा है, छान, मस्त, नहीं, स्पेसिफिक। अगर बेटे ने आपको कुछ पेंटिंग बनाया है या फिर चित्र बनाया है और दिखाया, मस्त, नाइस, हो गया अपना काम? नो, ये जनरल अप्रिसिएशन है। ये जनरली स्कूल्स में टीचर्स बोलते हैं जनरली सबको कि अच्छा, बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने, उसमें कोई मजा नहीं है। स्पेसिफिकली उसमें से क्या आपको अच्छा लगा, अच्छा ये जो कलरिंग एकदम स्मूथ हो गई है और इवन कर दिया तुमने, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। स्पेसिफिकेशंस बताओ, एग्जैक्टली क्या आपको अच्छा लग रहा है। इससे बच्चों को ऑब्जर्वेशन स्किल्स बच्चों की भी बढ़ जाती है और वो भी खुद को असेस करना शुरू कर सकते हैं, राइट? Can I? हाँ, yes please. Can I interrupt? Yes please. Yeah, Atta, abhi you were talking about appreciate openly. Actually, my children are very older now, but I would like to share one incident, the outcome of which I can see it now. I have a daughter who was that time 3 years old, and not 3 actually, 2 years old, and my son was 3 and 1. Sorry, okay, 1 year old and 3 years old. They just have 2 years of difference in between. So I had kept my son on the bed, and my daughter was also there. Okay, so my son had just started crawling, and my daughter knew about it. Even I knew about it. I had to go for for the loo. I mean, washroom के लिए जाना था. So I told my daughter, please pay attention to him. He has started crawling. Okay, and I'll just be in a minute. तिला सांगितलं, and then I went. And when I came back, I saw she was lying in front of him and not allowing him to come below the bed, you know. मैं उसको रोक के रखा था till I came. So when she saw me, she said, आई तू आली? अगं आई, शुभंकर खाली पडणार होता, मी अशी झोपले त्याच्यासोबत. She could tell me that, and I was so like, oh my God, I appreciated her so much. And when they grew up, I used to tell this incident to my daughter, to my son also, ki how Tai helped him, and otherwise he would have fallen down. So now it has resulted in such a beautiful bonding in between them. I really am like some of the incidences which happen, and when you appreciate properly, and the outcome of that becomes a very beautiful thing. So I would like to tell the parents, those who have 2 kids, one की दिल खोल के उनको appreciate कीजिए, and proper timing and appropriate appreciation does give you good result. Absolutely. Thank you so much. Lovely experience. Thanks for sharing, Swapna. Thank you. Yes. तो appreciate करो openly and specifically, बता के कि exactly क्या अच्छा लगा. Do not compare. बहुत डेंजरस है कंपैरिजन. आप खुद भी किसी के साथ खुद को कंपेयर मत करना, और बच्चों को तो कभी भी नहीं. खुद के साथ तो कभी भी नहीं. कि हम जब छोटे थे, ये वाली बात तो बिल्कुल लाना ही नहीं है मुंह से. हम जब छोटे थे तो ऐसा था, या आजकल के पेरेंट्स वैसे कंपैरेटिवली नहीं बोलते ज्यादा. पहले के थोड़े से पीढ़ी जो है उनसे ये बहुत आता था सेंटेंस कि हमारे जमाने में, या फिर हम ऐसा नहीं करते थे, आप लोग ये नहीं करेंगे हम. लेकिन दूसरे बच्चों के साथ कंपैरिजन करना मन के अंदर भी नहीं करेंगे हम. इतना मैं सीरियसली बोल रही हूँ ये वाला सेंटेंस. नॉट जस्ट इन फ्रंट ऑफ हिम कि देखो वो उसने कितने अच्छे से मार्क्स लाए, तुमने कितने लाए, या फिर जो भी है वो बिहेवियर के लिए भी हो. अगर सही में आपका बच्चा बहुत ही गलत तरीके से बिहेव कर रहा है और दूसरा बच्चा बहुत अच्छा बिहेव कर रहा है, तो भी उदाहरण के तौर पे भी नहीं उनको हम कंपेयर करेंगे. उदाहरण भी नहीं देंगे कि देखो वो वाला कैसा कर रहा है और तुम कैसे कर रहे हो. नो, क्योंकि ये कंपैरिजन
बहुत हर्ट करता है। आपको अगर किया जाए ऐसे, आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें से कुछ खामी निकालिए और किसी ने बोला कि उससे उसकी ज्यादा अच्छी है, तो इमीडिएट हम बोलेंगे तो जाओ उसके पास और उसी से खाना खा लो। इस टाइप का हमारे से भी मुंह से ये वाली बात आ जाएगी। तो कंपैरिजन हर्ट्स और सेल्फ एस्टीम लो आइदर हो जाएगा और आपके लिए भी गुस्सा बढ़ जाएगा, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, कंपटीशन वाला स्पिरिट आ जाएगा मन के अंदर, या फिर जेलसी, ये सब चीजें है ना, उसके ट्रैक के ऊपर बच्चे जा सकते हैं। मेरे पास एक क्लाइंट थे आए हुए, उनका बेटा था 10th स्टैंडर्ड में, बेटी थी F5 फर्स्ट ईयर में गई थी, 12वीं हो चुकी थी उसकी, एंड शी वाज लाइक मल्टीटास्किंग वाली लड़की थी। उसके अंदर बहुत सारे गुण थे और पढ़ाई में भी, एकेडमिक्स में भी अच्छी थी वगैरह सब। और ये बेटा था वो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट था और कम सोशलाइजेशन उसका कम था और थोड़ा पढ़ाई में थोड़ा सा पीछे था, इतना ही था। ऐसा नहीं कि वो फेल हो रहा था या फिर प्रॉब्लम क्या करे, इतना सीरियस भी कुछ नहीं था इशू, फिर भी उसके जैसा वो नहीं था। तो ये पेरेंट बहुत हैरान थे, पिताजी। और मुझे मेरे पास जब बात कर रहे थे तो कंपैरिजन के बारे में मैंने बोला कि आप कंपेयर तो नहीं करते होंगे, ऐसा मैंने पूछा। तो ही सेड नो 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 नो, कंपेयर तो मैं कभी भी नहीं करता, क्योंकि कंपैरिजन इज बैड, आई नो इट, but I just give him example. They should have good examples. He is having good example of his own sister in front of him. अरे example आप शब्द सिर्फ बदल रहे हैं, लेकिन it is a comparison only. Don't do that. Okay? कंपैरिजन हम मन में भी नहीं लाएंगे, ऐसा से नहीं बात करेंगे। मन के अंदर भी कंपेयर करेंगे ना कि ये कैसा है वो कैसा है। अगर आप बेटों को कंपेयर कर रहे हैं तो खुद को भी उनकी माँ से कंपेयर करो, क्योंकि हर एक की बैकग्राउंड अलग होती है, हर एक के जीन्स अलग है, हर एक का कल्चर अलग है, हर एक का नेचुरली जो इंटेलिजेंस है, ग्रास्पिंग है, स्पीड है, ये सब अलग होने वाला है। सो यू नीड नॉट, you need to compare then everything, which is not possible. Yes, someone was trying to speak. Yes, कोई तो बात कर रहे थे। टाइम ना अपर्णा, टाइम के लिए टाइम तो सो कितना हमें आगे लगने वाला है टाइम, सो वी कैन कंसीडर दैट मच। इट्स ऑलरेडी 12:40। मेरे ख्याल से बस यही स्लाइड बाकी है, बाकी स्लाइड्स नहीं है ज्यादा। मेरे ख्याल से अगर मैं ही बोलती रही तो 10 मिनट में हो जाएगा। मतलब शेयरिंग है और कुछ क्वेश्चन आंसर्स है तो थोड़ा और टाइम लगेगा। ओके, यस, सो आई थिंक अगर बाकी सब जन कंफर्टेबल है तो विल गो अहेड, या फिर जो भी कंफर्टेबल है वो रुकेंगे, क्योंकि बस 2-3 पॉइंट्स बाकी। या राइट इज राइट, रॉन्ग इज रॉन्ग, ये हमें दिमाग में सेट करना बहुत जरूरी है। जो गलत चीज है वो गलत ही है, जो अच्छी है, करेक्ट है चीज, वो करेक्ट है। गलत चीज को क्योंकि उसको बुरा ना लगे इसलिए राइट बताना या फिर छोड़ देना ये जरूरी नहीं है। या फिर राइट चीज है लेकिन वो छोटा है और मेरा ईगो हर्ट हो रहा है इसलिए वो राइट चीज वो बोल रहा है बच्चा, फिर उसको इग्नोर करना क्योंकि मेरा ईगो मेरी गलती दिखा रहा है, वो दैट इज नॉट करेक्ट। सो राइट है तो वो राइट किसी का भी है, राइट ही बोलना पड़ेगा आपको। किसी की साइड लेना जो बोलते हैं ना हम, क्योंकि वो अपना है इसलिए उसकी साइड लेना, या फिर क्योंकि मैं हूं इसलिए, ये नहीं है। रॉन्ग इज रॉन्ग, वही बोलेंगे हम, बात करेंगे बच्चों से। राइट अगर है तो राइट के बारे में ही बात करेंगे। रिस्पॉन्ड देन रिएक्टिंग, ये तो आपको पता है, उसमें विशेष उसके ऊपर डिस्कशन करने की जरूरत नहीं। रिएक्ट हम होते हैं, कुछ मन जैसा नहीं हुआ तो, कुछ गलत दिख रहा है बच्चों के बिहेवियर में तो रिएक्ट नहीं करेंगे, पहले उसको डाइजेस्ट कर लो, उसको अंडरस्टैंड कर लो कि ओके इसने ये गलत व्यवहार किया है, आई नीड टू एक्सेप्ट इट, कि ऐसा हो सकता है, बच्चे ऐसे करते हैं। अगेन बच्चे ऐसे करते हैं ये बात ध्यान में रखना जरूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा, दुनिया में सिर्फ मेरा ही बेटा है कि जो रॉन्ग चीजें कर रहा है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो गलत चीजें करते हैं। कभी कभी फेज होती है, कभी कभी टेम्पररी होता है, एक आध बार हो जाता है, उनको पता नहीं होता। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड देम, इसी पे रहना। फिर उसके बारे में क्या करना है वो बाद में।
जैसे कि हमें प्रोफेशन में या फिर आप कोई काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो कोई प्रपोजल आया तो इमीडिएट हम हाँ या ना नहीं बोलते, हम बोलते कि सोचते हैं, सोच के बताती हूँ। वो वाली बात यहाँ पे भी लागू है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, लर्न टू मैनेज ओन इमोशंस। मैं खुद के इमोशंस का कंट्रोल अगर नहीं ले पा रही तो आई कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम चिल्ड्रन कि उनके अंदर पेशेंस होना चाहिए, उनके अंदर स्मार्टनेस होनी चाहिए। ये सब मैं क्या हूं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर उनमें जो मेरे मन में जो है वो उनके बिहेवियर में नहीं है, तो मुझे गुस्सा आ रहा है तो आई नीड टू टेक कंट्रोल ऑफ दैट गुस्सा। आई नीड टू मैनेज माई ओन इमोशंस, आई नीड टू काम डाउन, थिंकिंग पे आ जाओ, इमोशनल डिसीजंस, इमोशनल रिएक्शंस नहीं, थिंकिंग थॉटफुल रिएक्शंस होने चाहिए, रिस्पॉन्सेस होने चाहिए। सो लर्न टू मैनेज ओन इमोशंस। अभी ये और एक वीडियो है जो शेयर करेंगे बाद में व्हाट्सएप पे, अपर्णा करेंगी। या दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर किसी को कुछ पूछना है, इफ टाइम परमिट्स वी कैन गो अहेड। As I said last time, I am a psychological counselor. You can have discussion with me if you want about any issue. Thank you. This is my number and email ID. By the time Ratna, yes please. हेलो, हाँ रत्ना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो जो हमने आपने स्लाइड्स दिखा ना पेरेंटिंग स्टाइल्स के, तो अगर कुछ फोटोज आप मुझे शेयर करते तो मैं ग्रुप पे डालूंगी। सो इट इज हेल्पफुल फॉर पेरेंट्स कि थोड़ा फिर से देखे और ट्राई करे कि कैसे आइडेंटिफाई करते, कैसे कैलकुलेट करते। चलेगा, ठीक है, श्योर। यस क्वेश्चंस, another 5 minutes मेरे पास जो क्वेश्चन आपने भेजे थे अपर्णा, उसमें से एक सवाल ये था कि एक बेटा 11 साल, बेटा या बेटी ये मेरे लिए कंफ्यूजन है, लेकिन एक बच्चा है जो 11 साल का है, एक बच्चा 6 साल का है, उनमें झगड़े बहुत होते हैं, तो उनको कैसे कंट्रोल करें। तो ये बात बहुत जगह पे दिखाई देती है कि जब बड़ा बेटा है और दूसरा बेटा आ जाता है या बेटी हो जाती है अपने को, तब बड़े बेटे को या बच्चे को इनसिक्योरिटी बहुत आती है कि आज तक मेरे ऊपर सिर्फ ध्यान था, हमेशा आई वॉज द पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन, और अब ये कहाँ से बच्चा आ गया। मन के अंदर उसके लिए लगाव है, नहीं है ऐसी बात नहीं, लेकिन पूरा ध्यान उसकी तरफ जा रहा है और मेरे ऊपर सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, मैंने कैसे होना चाहिए। तो इससे वो जो है ना, उस बच्चे के लिए मन के अंदर गुस्सा वो हो सकता है। अभी ये जो आप बोल रहे हैं कि 11 साल और 6 साल, तो अचानक 6 साल और 11 साल होने के बाद ये झगड़े होने लगे हैं, वो कितने सीरियस है, या जनरल जो सब में होते हैं होने चाहिए इन अ वे वैसे होते हैं, या बहुत सीरियस लेवल पे जाते हैं, इसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। आई डोंट नो दैट ग्रेविटी ऑफ दोस क्वारल्स, लेकिन झगड़े होंगे, वो होने ही नहीं चाहिए, हम अपेक्षा करेंगे तो वो डिफिकल्ट है। हाउ टू डील विथ इट, तो उनको सामने अगेन डायलॉग, उनको सामने बिठा के बात करना, किसी एक की साइड नहीं लेना, कंपेयर मत करना, हर एक को अलग अलग तरीके से ट्रीट करना पड़ सकता है, वो सब आपको करना पड़ेगा। मीडिएटिंग, हाउ टू टीच पेशेंस, ऐसा भी एक सुंदर सवाल पूछा था, पेशेंस कैसे लाए बच्चों में। तो पहले मेरे में पेशेंस है क्या, ये थोड़ा सा चेक करना बहुत ही जरूरी है। अगर वो है तो सामने वो, हम फर्स्ट ऑफ ऑल उदाहरण है हमारा, मेरे में बहुत अच्छे से पेशेंस है, कोई भी चीज है तो मैं आई कैन कंट्रोल माई सेल्फ, रिएक्टिवनेस हो या फिर कुछ खाना पीना हो या फिर जल्दबाजी हो किसी चीज की, डिसीजन मेकिंग हो, सब जगह पे पेशेंस जरूरी होता है। ट्रैवलिंग जो हम करते हैं, घर से बाहर निकले और ट्रैफिक जैम हो रहा है या फिर कोई तो गलत तरीके से मेरे सामने गाड़ी चला रहा है तो मैं हिल जाती हूँ, तो ये सारी जगह पे जो पेशेंस लगता है वो मेरे में है क्या, ये पहले चेक करना जरूरी है।
और बच्चों में अगर लाना है तो छोटी छोटी चीजों से उनको टाइम गैप बढ़ा के उनकी, जैसे कि मेरे बेटे ने या बेटी ने कुछ मांगा, खिलौना हो या फिर चॉकलेट हो या व्हाटएवर खाने के लिए चाहिए या टीवी लगा के दो, कुछ भी है तो हाँ देती हूँ, 2 मिनट रुको, फिर 2 मिनट रुकना और उसके बाद वो उसको देना। फिर वो जो टाइम गैप है वो बढ़ा सकते हैं हम, पेशेंस अगर बढ़ाने की जरूरत है तो। मतलब वेटिंग टाइम जो बोलते हैं ना, उसको हमने बढ़ाना जरूरी है। हाउ टू, अभी किसी ने पूछा था सवाल, उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसा लाया जाए बच्चों के अंदर, ये पहले किसी ने पूछा था, स्नेहल ने शायद पूछा था, कड़ू, कि बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे लाया जाए। तो आपको शायद समझ में आया होगा कि अप्रिसिएशन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, जिससे अच्छा लगता है। पॉजिटिव स्ट्रोक्स जिसको हम बोल सकते हैं कि देना, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ने में फायदा होता है। और जैसे अभी अपर्णा ने बोला कि वो जो बाकी की स्लाइड्स मैंने दिखाई थी जिसमें पेरेंटिंग स्टाइल्स है, उसमें आप अटेंशन देना, उसको अगर चाहिए कुछ बात करनी है मेरे से तो मैंने उसको टाइम देना, ध्यान से सुनना, ओके अच्छा, इमीडिएट रिएक्ट न करना, इमीडिएटली उसको गलत क्या है सही क्या है ये बताते नहीं जाना, इससे ही भी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तुम्हें क्या लगता है, डिसीजन मेकिंग में उनको लेना, आपका कोई सवाल है, आपका कोई प्रॉब्लम है, छोटी छोटी चीजें होती है तो उनके साथ डिस्कस करना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आज ये काम पड़ा है मेरा, वो काम पड़ा है, इतना ही टाइम में है, मैं कैसे करूं, तुम बताओ, कैन यू हेल्प मी। तो उनको लगता है कि अरे आई कैन हेल्प माय मदर, उसको कोई प्रॉब्लम है, मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ, इतना अच्छा लगेगा। सो ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती है जहां पे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। Anything else? Hello. Okay, so yes, Pradnya. वन लास्ट क्वेश्चन, बच्चों का एंगर कैसे कंट्रोल या मैनेज किया जाए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ भी उनके विलिंगनेस के खिलाफ हो जाए, उनको जो चाहिए वो नहीं मिलता है तो एकदम इंस्टेंटली एंग्री हो जाते हैं। तो उसको कंट्रोल कैसे करेंगे हम लोग, और उनको भी सिखाना चाहिए कि इतनी मतलब इंटेंस इमोशन या फिर इंटेंस एंगर नहीं दिखाना चाहिए, कंट्रोल वे में उसको एक्सप्रेस करना चाहिए, ये हम लोग कैसे सिखाएंगे उनको? आई थिंक इसके ऊपर हमने बात की कि एंगर के रीजन में जाना बहुत जरूरी है, डिस्कशन डायलॉग करना बहुत जरूरी है, उसको अवेयर करना कि उसको क्या हो रहा है और वो उसके इस तरीके के बर्ताव का इफेक्ट, असर क्या होगा उसके इमेज के बारे में या फिर उसके माइंडसेट के बारे में, उसके परफॉर्मेंस के ऊपर उसका क्या असर हो सकता है। ऐसी ढेर सारी चीजें आप डिस्कस कर सकते हैं उसके साथ। एंड अगेन एज आई सेड कि ये बहुत सीरियसली हो रहा है तो इंटेंसिटी ज्यादा है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंसर्न लग रहा है आपको, तो पहले तो फिजिकली कोई तकलीफ नहीं है ना, जैसे कि आईसाइट, कभी कभी बच्चों को अच्छे से दिख नहीं रहा, हमें लगता है कि दिखता है, इतने जल्दी उसको कहाँ से चश्मा नंबर आएगा, तो ये छोटी छोटी चीजें होती है कि उसको सुनाई देता है ना, अच्छे से दिखता है ना, ये भी चेक करना बहुत जरूरी है। डेफिशिएंसीज के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। और फिर भी नहीं है तो यू कैन कंसल्ट द प्रोफेशनल कि ये एक्स्ट्रा ही कुछ हाइपर हो जाता है एंड आई एम नॉट एबल टू मैनेज हिज बिहेवियर, तो राइट टाइम पे उसके लिए कुछ औषध अगर जरूरी है तो वो भी आप ले सकते हैं टू मैनेज द इमोशंस, जैसे कि होम्योपैथी में भी होता है, फ्लावर रेमेडी भी होती है, या फिर काउंसलर्स के साथ पास जाके आप डिटेल में डिस्कस कर सकते हो कि ऑब्जर्वेशंस लिख के जाना, लेकिन अगर जाना है तो कि कब गुस्सा होता है, कितने बार होता है हफ्ते में या फिर दिन में, और क्या किसके लिए गुस्सा ज्यादा होता है, मैं बोलती हूँ तो गुस्सा होता है या पापा बोलते हैं, तो वो ऑब्जर्व करना भी जरूरी है, स्टडी दैट एंगर एंड देन यू कैन कंसल्ट विद सम काउंसलर।
Okay. Okay, thank you. आई थिंक क्वेश्चंस हो गए, हम ऐसे कंसिडर करें रत्ना जी? जी जी जी, यस यस, सो एंड ऑफ द सेशन मेरे पास बहुत सारा लिखा हुआ है जिससे मैं सोच रही थी कि एंड ऑफ द सेशन ये पॉइंट्स मैं शेयर करूं। थ्रू आउट द 2 सेशंस हमने थोड़ा थ्योरी और थोड़ा ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स देखे कि क्या, और क्वेश्चंस लिए। बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट था कि हमने क्वेश्चंस लिए, क्योंकि मेरे 2 बच्चों पे मैं ये नहीं कोई कंस्ट्रक्ट नहीं कर करती हूँ थॉट कि ऐसे ही होता है। तो इट्स हेल्पफुल कि बहुत सारे पेरेंट्स ने अलग अलग क्वेश्चन रेज किए जो सभी के लिए बहुत यूजफुल था, और अंडरस्टैंडिंग आने में भी बहुत यूजफुल हुआ कि इमोशनल डेवलपमेंट कितना जरूरी है और कितना इम्पैक्ट करता है हमारे इंटेलिजेंट क्वेश्चंस पे भी, विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्योंकि हमेशा हमें ऐसे ही लगता है कि मेरे बच्चे का आईक्यू स्ट्रांग होना चाहिए, उसका आईक्यू कितना है, वो बहुत क्या बोलते हैं एकेडमिक्स में अच्छा होना चाहिए, पर हम बहुत बार उसके ईक्यू को इग्नोर कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हमें जानने की बहुत जरूरत है। और हाँ, ईक्यू मैटर करता है, आईक्यू अगर स्टेबल रखना है तो सिर्फ आईक्यू स्ट्रांग होना जरूरी नहीं है। ये 2 सेशन में से ऐड करूं मैं? यस 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 श्योर। ईक्यू मतलब इमोशनल कोशेंट, मैं तो कभी कभी बोलती हूँ आईक्यू से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने ऐसे उदाहरण देखे हैं बहुत ही बढ़िया आईक्यू वाले लोग, जैसे जीनियस लेवल का आईक्यू, एवरेज से भी ऊपर जो होता है जीनियस लेवल का आईक्यू, लेकिन ईक्यू में प्रॉब्लम है, इमोशनल अवेयरनेस में प्रॉब्लम है, खुद की भी और दूसरों को समझ में लेने में प्रॉब्लम है, तो बिजनेस में प्रॉब्लम आ गया, सोशल रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ गया, और इतना होशियार विद्यार्थी होकर भी आज वो बड़े हैं बहुत, लेकिन फिर भी फेल्यूर है। तो सिर्फ बचपन से उनको बहुत इंटेलिजेंट, वाव, ऐसे बहुत ही अप्रिसिएशन हुआ था, लेकिन आज ही इज अ फेल्यूर, और पूरी फैमिली और बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उनके लाइफ। EQ इज वेरी इंपॉर्टेंट, उससे SQ भी बढ़ता है। SQ इज सोशल कोशेंट। यस, सो हाँ, हम EQ और IQ को बैलेंस करके चले, यही मुझे इन 2 सेशन में से ये हुआ, ध्यान हुआ। इसके बाद एंड ऑफ द सेशन के लिए मेरे पास बहुत सारी चीजें कि कुछ प्रैक्टिस में लानी चाहिए और कुछ हमें माइन्यूटली ऑब्जर्व करनी चाहिए एज अ पेरेंट्स, और उसके लिए हमारा ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो बहुत स्टार्टिंग में आज के सेशन में रत्ना जी ने कहा था कि कोई डेफिशिएंसी है क्या, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। बहुत बार हम इसको इग्नोर करते, बच्चे चिड़चिड़े करते, एक आधा दिन इतना होता है कि पूरा दिन वो चिड़चिड़ा करते, चिड़चिड़पन करते हैं, या तो कभी कभी पूरे वीक उनका बिहेवियर बहुत अलग सा होता है। तो हाँ, यानी मैं ऑब्जर्व करती हूँ कि डॉक्टर कहते हैं कि जंत का जो औषध होता है वो 6 मंथ्स में एक बार देना चाहिए, नहीं तो बच्चे का थोड़ा बिहेवियर, यानी वो चिड़चिड़ करने लगते हैं या तो बहुत रोने लगते हैं, तो ये इंस्टेबिलिटी होती है उनके फिजिकल इसमें, तो वो आइडेंटिफाई होना पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। तो होता है कि शुगर लेवल भी अगर कम हो जाए तो बच्चा बहुत हाइपर हो जाता है। ये कुछ साइंटिफिक वे है जो हमें समझने, एज अ पेरेंट्स हमें समझना जरूरी है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट था। उसके बाद बहुत यानी स्टॉप लेबलिंग और कंपैरिजन पे हमने थोड़ी बात की। तो एक ही पेरेंट्स के 2 बच्चियां है, सेम एज के है, ट्विंस गर्ल्स है मेरी, फिर भी वो बहुत बहुत अलग है। तो यानी मेरे पड़ोसी का बच्चा और मैं मेरे बच्चे में कैसे कंपेयर कर सकती हूँ, कि मैं मेरे 2 जुड़वा बच्चों में ही कंपैरिजन नहीं करना चाहिए मैंने, क्योंकि वो ही बहुत डिफरेंट है। तो और उनका नर्चर भी सेम है, उनको दिए जाने वाली चीजें भी सेम है, फिर भी वो बहुत डिफरेंट है। तो इतना डिफरेंशिएशन, हर एक एवरी चाइल्ड इज यूनिक, तो ये एक चीज हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। तो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं करना चाहिए कंपैरिजन, कि ये
फलाना चीज मेरे बच्चे को आ रही है तो यानी उनके बच्चे को आ रही है और मेरे बच्चे को नहीं आ रही है, ये इतने साल का हो गया तो ये आना ही चाहिए, नहीं। अप्रिशिएट करो, उससे अपॉर्चुनिटीज दो कि उसके एज में या क्या आना चाहिए, इसलिए अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल करके दो, पर कंपेयर मत करो और लेबलिंग ना करो। उसके बाद पनिशमेंट को हमें थोड़ा सीरियसली सोचना चाहिए। एट द सेम टाइम पेरेंटिंग स्टाइल विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कि हम बच्चे के बारे में हमेशा ही सोच रहे थे, पर हम खुद के बारे में एज अ पेरेंट खुद के बारे में सोचे कि हमारा पेरेंटिंग स्टाइल क्या है, और हम उसको ऑब्जर्व करके उसमें अगर एक्सेप्टेंस करके, जैसे रत्ना जी ने कहा कि एक्सेप्ट करो कि मेरा ये पर्टिकुलर पेरेंटिंग स्टाइल है, और उससे हम चेंज करने का सोचेंगे। ये किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए और खुद के बच्चों के लिए करना है, विच इज अनदर वन इम्पोर्टेंट पॉइंट वी शुड। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ ये लिया था कि हमें अगर डायलॉगिंग करनी है, प्रैक्टिस करनी है, तो हम पॉजिटिव डायलॉग्स करना शुरू करें, हेल्दी डिस्कशन करें। कोई बच्चा कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो, उसके साथ डिस्कस करो। कुछ अच्छा होता है वो भी डिस्कस करो, कुछ बुरा हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है वो भी डिस्कस करो। तो डिस्कस की प्रैक्टिस शुरू करें। उसके बाद एंड ऑफ द डे पूरा टाइम दो। उसके अनकंडीशनल लव के बारे में जो कहा, तो वो जरूरत है उस पर्सन की, और यानी हमारी भी जरूरत है। अगर हम घर पे पूरा टाइम काम कर रहे तो हमारी जरूरत है कि कोई तो भी मुझे बोले कि यार अपर्णा आज सच में बहुत अच्छा हुआ ये चीज, तो वी फील लाइक सच में अच्छा लगता है। तो वो बच्चा है, बच्चे को तो सच में अच्छा लगेगा। इमोशनल नीड होती है सबकी। लर्न टू मैनेज अवर ओन इमोशंस, ये बहुत इम्पोर्टेंट थिंग है। एट द सेम टाइम रत्ना जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अभी तो हम कंटिन्यू नहीं कर सकते, पर आप REBT के बारे में थोड़ा अगर कुछ लिख के भेजते तो मैं वो ग्रुप पे शेयर करना चाहूंगी, विच इज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है समझना। तो अगर थोड़ा एक 3-4 लाइन या तो कोई डॉक्यूमेंट है, तो इस पे अगर हम इन फ्यूचर कुछ प्लान कर सकते हैं पेरेंट्स के लिए, तो बहुत अच्छा होगा। या दैट्स फ्रॉम माय साइड। थैंक यू रत्ना जी, एंड थैंक्स टू ऑल कि 2 घंटे आज हमने कंटिन्यू किया है सेशन। आई अप्रिशिएट टू ऑल। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सभी पेरेंट्स थैंक्स अपर्णा फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच ब्यूटीफुल वर्कशॉप्स फॉर पेरेंट्स। थैंक यू रत्ना। लाइक प्रिकॉशनरी है ये सब, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम हुआ फिर डॉक्टर के पास गए, ये तो पहले से ये सारा ज्ञान है, तो पेरेंटिंग में मजा आता है। यस, यस, श्योर। यस, थैंक यू ऑल।